सो दोस्तों, जीएसटी में बहुत सी बार कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो टॉपिक्स पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं और क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स ये टॉपिक छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे जॉब वर्क, अकाउंट रिकॉर्ड्स, एडवांस रूलिंग। भाई ये जॉब वर्क कॉन्सेप्ट क्या है जीएसटी में? अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने पड़ते हैं जीएसटी में? एडवांस रूलिंग क्या में कॉन्सेप्ट क्या चलता है और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ के जाना चाहिए? तो ये सारी बातें आज के रिवीजन में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा मिशन संभव जीएसटी रिवीजन। यस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ये रिवीजन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक पहला सवाल होगा, अगर कोई फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा होगा कि सर इसकी जो रिवीजन नोट्स है हमें कहाँ मिलेगी और इसके पहले आपने कितने टॉपिक्स रिवाइज कर दिए, तो 2 मिनट में आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखो हमने सब्सटेंशियल पार्ट जीएसटी का रिवाइज कर लिया है। सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, आरसीएम, ईसीओ, प्लेस ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन स्कीम, रिफंड, एग्जम्पशन, टाइम ऑफ सप्लाई, असेसमेंट, ऑडिट, सर्च और सीजर। हाँ, डिमांड वगैरह के जो वीडियोस है मैं आगे कवर करूंगा। और आज हम ले रहे हैं एडवांस रूलिंग, जॉब वर्क, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ई-वे बिल। आज मैं पहले ये टॉपिक ले लेता हूं, बाद में हम डिमांड और ऑफेंस प्रोसिक्यूशन कवर करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इतने सारे टॉपिक्स हो चुके हैं और देर किस बात की, अब बैठो एक दिन पूरे फटाफट रिवाइज कर लो ये सारे टॉपिक्स। और ये जो टॉपिक्स है यहाँ पे आपका आउट ऑफ 80 मार्क्स लगभग 60 मार्क्स का पोर्शन कवर कर लेगा। तो मेरा चार्ट बुक, मेरा क्वेश्चन है, दैट्स इनफ। ओके, तो चलिए यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बात बस मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों यहाँ जो है डिस्क्रिप्शन में जो मैंने टेलीग्राम लिंक दी है, मेरा यहाँ पे आईडीटी का चैनल है, वो ज्वाइन कीजिएगा। सारा अपडेट मैं एग्जाम से रिलेटेड उसमें देते रहूंगा, आपके मॉक टेस्ट पेपर भी आपके साथ शेयर करते रहूंगा। और जितना जितना सपोर्टिंग मटेरियल है इस बार आईएएस में 80 पार लेने के लिए हम उसमें कवर करेंगे। चलिए, तो अब हम ये जो टॉपिक्स है बड़े इजी टॉपिक है और चार्ट फॉर्म में इतने फास्ट हो जाते हैं, तो चार्ट के बाद डायरेक्ट आप क्वेश्चन देख लोगे तो इनफ, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जॉब वर्क, अकाउंट रिकॉर्ड्स एंड एडवांस रूलिंग आ जाइए। तो पहला टॉपिक हम कवर करते हैं जॉब वर्क। ये रहा आपके सामने। तो जॉब वर्क का चार्ट जो है बेटा, हाँ पूरा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में चार्ट है और पूरी प्रोसीजर में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो ये जो प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कर दूंगा, ये यहाँ थ्योरी फॉर्म में दिया हुआ है, ये थ्योरी फॉर्म में आपको पढ़ लेना है। डन 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 डन। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे हमारा जॉब वर्क। अब देखो ये जॉब वर्क हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसका जीएसटी का इंपैक्ट क्या आता है, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्यों प्रोविजंस लाई है। तो मेनली 2 सेक्शन है, सेक्शन 143 और सेक्शन 19। ये जॉब वर्क की प्रोसीजर को कवर करता है और मैंने कंबाइन करके इसमें ले लिया है। सेक्शन 19 आईटीसी से रिलेटेड है कि जॉब वर्क के केस में आईटीसी कैसे मिलता है, और दूसरा यहाँ पे सेक्शन 143 जो सारी प्रोविजंस इसमें कवर करता है, अलॉन्ग विद वेरियस सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन। नीचे क्लैरिफिकेशन दिए, ये भी मैंने इसमें प्रोसीजर में कवर कर लिया। और क्या चाहिए भाई साहब? ओके, तो ये भी तो इसमें कवर होने वाला है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं यहाँ पे। अभी कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, मे बी मैन्युफैक्चरर है, जैसे मैंने यहाँ फैक्ट्री लिया है, या ट्रेडर होगा या सर्विस प्रोवाइडर होगा। तो ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ये अगर किसी जॉब वर्क को गुड्स भेजता है तो जीएसटी के क्या इंपैक्ट आते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सी इंडस्ट्री जॉब वर्क को भेजती है, तो ये नॉलेज आपको होना जरूरी है। समझ लो ये रजिस्टर्ड पर्सन है, थोड़ा हम जूम करते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन ने जो है कोई गुड्स खरीदा। अब गुड्स में 2 कैटेगरी हो सकती है, इनपुट्स भी हो सकता है, कैपिटल गुड्स भी होता है। और उसके फैक्ट्री में आ रहा है, ये देखो ट्रक आ रहा है फैक्ट्री में। ओके, तो ये फैक्ट्री में आ रहा है। तो जब ये फैक्ट्री में आ रहा है बेटा, तो मैं आपको ये बता दूं सेक्शन 19 क्या कहता है। सेक्शन 19 कहता है कि भाई जब ये इनपुट्स और कैपिटल गुड्स फैक्ट्री में आएगा, आप इसके क्रेडिट ले लो। एज सुन एज रिसीव्ड इन अ फैक्ट्री सब्जेक्ट टू ऑल कंडीशंस ऑफ आईटीसी आर फुलफिल्ड। तो क्रेडिट तो मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट ले लिया, ओके, इसमें जो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स आया। अब ये मैं रिमूव कर रहा हूं टू जॉब वर्क। भाई कुछ प्रोसेस के लिए रिमूव कर रहा हूं या एज सच रिमूव कर रहा हूं। देखो वर्डिंग क्या लिखा हुआ है, एज सच रिमूव कर रहा हूं या आफ्टर प्रोसेसिंग रिमूव कर रहा हूं, पर मैं जॉब वर्क के लिए भेजना चाहता हूं। तो क्या मैं ऐसे गुड जिसके मैं क्रेडिट ले चुका हूं, क्या मैं जॉब वर्क के लिए भेज सकता हूं? अब देखो नॉर्मली गवर्नमेंट बहुत कॉन्शियस रहती है वो गुड्स पर जहां तुमने क्रेडिट लिए, क्योंकि वो अगर तुम्हारे प्रीमाइसेस से निकले या तुम्हारे सर्विस के साइड से निकल गए तो गवर्नमेंट को डर होता है कि तुम ब्लैक मार्केटिंग न कर लो, ओके, आईटीसी गलत ना ले लो। और आईटीसी ले लिए और तुमने किसी को कैश में भेज दिए, तो इसमें बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है और गवर्नमेंट का लॉस हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ये कहा कि ठीक है, ओके, जॉब वर्क एक इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है, आप भेज सकते हो। तो यहां पे अब सेक्शन 19 भी और सेक्शन 143 भी। पहली बात तो सेक्शन 143 कहता है कि यू कैन सेंड टू जॉब वर्कर
एज सच या आफ्टर प्रोसेसिंग अंडर रूल 55 चालान, क्योंकि मैं सेल तो नहीं कर रहा हूं, सेल नहीं कर रहा हूं इसलिए ये सप्लाई नहीं है, और जब सप्लाई नहीं है तो टैक्स इनवॉइस तो बन नहीं सकता। क्यों नहीं टैक्स इनवॉइस बन सकता? क्योंकि जब आप रिमूव करते हो तो यहां पे कंसिडरेशन तो नहीं है, इसलिए ये केस में चालान बनानी पड़ेगी, और एक रूल 55 की चालान है, वो रूल 55 की चालान आपको बनानी पड़ेगी। और अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो ईवे बिल, याद करो, ईवे बिल मैंडेटरी हो जाएगा, और इंट्रास्टेट होगा तो वो केस में आपको 50,000 के ऊपर ईवे बिल बनाना पड़ेगा। पर इंटरस्टेट के लिए 1 रुपए का भी होगा तो भी वो मैंडेटरी हो जाएगा। बस ये 2 डॉक्यूमेंट बनाओ, चालान और ईवे बिल, जॉब वर्क को भेज दो। तो फिर एक सवाल आ जाता है कि सर फिर हमने जो इसका क्रेडिट लिया हुआ है, सुनना, इसका जो क्रेडिट लिया हुआ है क्या वो रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं? सेक्शन 19 कहता है कि नहीं, जो भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का आपको मिले जॉब, और आपने जॉब वर्क को भेजे एंड सेंड टू द जॉब वर्कर, तो आपको इसके क्रेडिट रिवर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्रेडिट कंटिन्यू रख सकते हो, और क्रेडिट रखने के बाद भी आप जॉब वर्कर को भेज सकते हो। चलो भाई, ये तो क्लियर हो गया। अब बहुत सी बार क्या होता है कि समझ लो मैं हूं यहाँ पुणे का, और मैं गुड्स खरीद रहा हूँ कन्याकुमारी से, और मेरा जॉब वर्क इन बिटवीन आता है, तो अब उसको फैक्ट्री में लाना और फैक्ट्री में लाके भेजना, अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कैन आई डायरेक्टली सेंड द गुड्स टू द जॉब वर्कर? यस, आई कैन डायरेक्टली सेंड द गुड्स टू द जॉब वर्कर। मैंने फैक्ट्री में नहीं लाया या मेरी प्लेस पे नहीं लाया तो भी भेज सकता हूं। अगर मैं ये इनपुट्स और कैपिटल गुड्स डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेज दूं, तो वो सिचुएशन में क्या जो ये प्रिंसिपल है, इसको नाम दिया जाएगा प्रिंसिपल, रजिस्टर पर्सन, क्या ये क्रेडिट ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। सेक्शन 19 कहता है कि आप ले सकते हो, यानी आप जो है यहां जॉब वर्कर को भेज दो, सेक्शन 143 अलाउ करता है। सेक्शन 143 कहता है कि आप डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेज सकते हो, ओके। और इधर सेक्शन 19 कहता है कि आप आईटीसी ले सकते हो। क्या सर मैं सेक्शन हम याद करें क्या? ओके, तो देखो याद रहे तो ठीक, नहीं तो सिंपल वे में आईटीसी ले सकते हो एंड यू कैन डायरेक्टली सेंड टू द जॉब वर्कर। आपके सामने पिक्चर क्या आ गया? आपके सामने पिक्चर आ गया कि हम लाने के 3 केस में हम जॉब वर्क को भेज सकते हैं, एज सच, लाने के बाद, आफ्टर प्रोसेसिंग, लाने के बाद, और डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर। यस, उससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से हो जाएगी। तो अब जब डायरेक्टली जॉब वर्कर को जाता है तो फिर सप्लायर को अपने इनवॉइस में बिल टू शिप टू करना पड़ता है, बिल टू इसको, सुनना, बिल टू इसको, शिप टू जॉब वर्कर। तो फिर यहां चालान नहीं बनती है, क्योंकि चालान तब बनेगी जब आपके फैक्ट्री से रिमूव हुआ। ये डायरेक्टली सप्लायर के प्लेस से जॉब वर्कर को जा रहा है, तो वो डायरेक्टली जा सकता है बिल टू शिप टू में। सप्लायर के इनवॉइस में शिप टू जो है वो जॉब वर्क का होना चाहिए। देखो भाई, डन 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 डन, समझ में आ गया क्या आपके? चलो, अब ये तीनों रास्ते से, ये रास्ते से आए या ये रास्ते से आए या ये रास्ते से आए, जॉब वर्क के पास आ गया। अब नॉर्मल प्रोविजन क्या कहती है? बहुत ही सिंपल वे में समझ लो, जब गुड्स जॉब वर्कर के पास आया ना, जिसका आईटीसी प्रिंसिपल ने लिया हुआ है, सुनना, जिसका आईटीसी प्रिंसिपल ने लिया हुआ है, ये जॉब वर्कर ने चुपचाप ये गुड्स जो है वापस भेज देना चाहिए, हमारे फैक्ट्री में वापस भेज देना चाहिए। अब हमारे फैक्ट्री में वापस भेज देना चाहिए, तो टाइम लिमिट क्या है? दोनों सेक्शन कहते हैं, 143 और सेक्शन 19, याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो ठीक है। रिटर्न ऑफ इनपुट्स और कैपिटल गुड्स, इनपुट जो है ये याद रख के जाना, इनपुट्स नॉर्मली विद इन 1 ईयर, एक्सटेंशन 1 ईयर, मतलब जिस दिन आपने रिमूव किया, ओके, जिस दिन आपने रिमूव किया, यहां से ये रिमूव किया फॉर जॉब वर्क, यहां से 1 ईयर में वापस आना चाहिए, तो फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। और यहां कैपिटल गुड्स होगा तो 3 साल, नॉर्मल 3 साल, एक्सटेंशन 2 ईयर्स, एक्सेप्ट, यहां पे वर्ड चाहिए, एक्सेप्ट मोल्ड डाइज जिग्स एंड फिक्सर। हाँ, मोल्ड डाइज जिग्स और फिक्सर हो गए तो वो नहीं भी आए तो भी चलेगा, वो नहीं भी आए विद इन दिस टाइम पीरियड तो भी चलेगा, लेकिन बाकी कैपिटल गुड्स अगर जॉब वर्क के लिए भेजोगे या कोई प्रोसेसिंग के लिए भेजोगे तो वो विद इन टाइम आ जाना चाहिए, 3 ईयर्स और एक्सटेंशन 2 ईयर्स। इफ इनपुट और कैपिटल गुड्स नॉट रिसीव्ड विद इन अबव पीरियड, then it shall be deemed to be supplied on the date when sent to the job worker or received to the job worker if directly sent। हाँ, तो अब ये वाला पॉइंट समझ लो। अब ये जो 1 साल या 3 साल या एक्सटेंडेड पीरियड में आपने भेजा हुआ इनपुट्स जो है नहीं आया, या आपने भेजा हुआ कैपिटल गुड्स नहीं आया प्रोसेसिंग जॉब वर्क से, तो जिस दिन आपने रिमूव किया, जिस दिन आपने रिमूव किया आपके प्लेस से, या जिस दिन डायरेक्टली सेंड किया होगा तो रिसीव हुआ, किसको रिसीव हुआ? तो यहां पे जॉब वर्कर को, तो आपने भेजा या उसको रिसीव हुआ, उस दिन वो सप्लाई मान लिया जाएगा। मतलब ये अब क्या हुआ, अभी तक गवर्नमेंट कहती है कोई सप्लाई नहीं, ओके, वापस लेके आओ चुपचाप, दैट्स ऑल, तुम्हारे लिए आईटीसी कंटिन्यू हो जाएंगे। अगर तुमने विद इन टाइम, सुनना, विद इन टाइम लेके आ गए, कितना टाइम, 1 ईयर, 3 ईयर्स, या एक्सटेंडेड पीरियड में, एक्सटेंडेड कितना, 1 ईयर, 2 ईयर्स, अगर विद इन टाइम लेके आ गए तो कोई एक्टिविटी आपके अगेंस्ट में नहीं होगी, कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं आएंगे, और ओके, आपने लिया आईटीसी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आपने आईटीसी तो पहले ही ले लिया था तो वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर ये टाइम पीरियड में नहीं आया ना बेटा, तो फिर गवर्नमेंट कहती है आता माजी सटकली, और गवर्नमेंट यहां पर कहेगी कि भाई देखो, यहां नहीं आया तो हम इस दिन का सप्लाई मान लेंगे,
सप्लाई मान लेंगे, और अगर इस दिन का सप्लाई मान लिया गवर्नमेंट ने, ओके, तो भाई साहब अगर उस दिन का सप्लाई मान लिया तो वो केस में वो मंथ की ड्यू डेट में, समझ लो ये अप्रैल में रिमूव किया, तो अप्रैल में अगर मैंने रिमूव किया होगा तो अप्रैल की ड्यू डेट क्या आती है 20th में, यानी टैक्स लाइबिलिटी 20th में की आ जाएगी, और वहां से लेके अभी तक, क्योंकि टैक्स तो देना पड़ेगा, तो वहां से लेके अभी तक मुझे इंटरेस्ट भी उसका देना पड़ेगा और लेट फी भी देनी पड़ेगी फॉर लेट पेमेंट ऑफ टैक्स। ओ भाई साहब, ओके, यानी ये पुराना सप्लाई हो गया और अकॉर्डिंगली, क्योंकि अब तो मैं 1 साल के बाद हूं या 3 साल के बाद हूं, ओके, तो तब से अभी तक इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। देख लो, ओके, सोच लो, जॉब वर्कर के प्लेस से अब विद इन टाइम लेके आ जाना, नहीं तो तू तो गियो बेटा। चलो, अब ये जॉब वर्क के प्लेस पर है आपका गुड्स। अब यहां से क्या क्या हो सकता है, यहां से आइदर गुड्स आ जाएगा विद इन टाइम, या विद इन टाइम गवर्नमेंट ने कहा जॉब वर्क के प्लेस से विद इन टाइम आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। यानी भाई क्यों लाना, प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग करके वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सेक्शन 143 अलाउ एक्सपोर्ट अलाउ करेगा डायरेक्टली जॉब वर्क प्लेस से, एक्सपोर्ट इनवॉइस मेड बाय प्रिंसिपल। लेकिन अगर जॉब वर्क के प्लेस से डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना है तो इसका एक्सपोर्ट इनवॉइस प्रिंसिपल बनाएगा, और प्रिंसिपल जो होगा मतलब हमारा रजिस्टर्ड पर्सन बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा या एलयूटी एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में बॉन्ड और एलयूटी, अगर बॉन्ड और एलयूटी नहीं देना होगा तो आईजीएसटी पे करेगा। तो एक सिंपल सवाल आपको मैं पूछूं, क्या जॉब वर्क के प्लेस से मैं डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकता हूं? यस। डॉक्यूमेंट्स क्या है, एक्सपोर्ट इनवॉइस, बॉन्ड और एलयूटी। बॉन्ड एलयूटी नहीं होगा तो आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, आपको याद आएगा। ओके, हमने रिफंड टॉपिक में देखा था। चलिए, अब ये जॉब वर्क के प्लेस से एक तो हो गया वापस लाओ, चलो ये वाला पार्ट हो गया। एक तो क्या हो गया कि एक्सपोर्ट करो, ये वाला पार्ट भी हो गया। डन 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 डन। अब एक सवाल ये है कि क्या जॉब वर्क के प्लेस से दूसरे जॉब वर्कर को भेज सकते हैं? क्या बिल्कुल भेज सकते हैं, पर मैं आपको कह दूं दोनों का टाइम पीरियड मिला के जो है वो 1 ईयर या 3 ईयर्स है। यानी इसको ऐसा नहीं है कि इसको 1 ईयर अलग 3 ईयर्स अलग फॉर कैपिटल गुड्स, इसको 1 ईयर अलग और 3 ईयर्स अलग, ऐसा नहीं है। ओके, दोनों को मिला के आपका जो है यहाँ पे टाइम लिमिट जो दिया गया है, ओके, 1 ईयर और 3 ईयर्स, तो 10 जॉब वर्कर होना, पर टोटल टाइम लिमिट इज 1 ईयर 3 ईयर्स। तो अब सर भेज, अगर मुझे एक जॉब वर्क के प्लेस से दूसरे जॉब वर्क के प्लेस पे भेजना है तो इसमें प्रोसीजर क्या है? सेक्शन 143 रीड विथ रूल्स। अब प्रोसीजर देखो क्या है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर अलाउ कर सकता है। न्यू रूल 55 चालान टू बी जनरेटेड बाय प्रिंसिपल और जॉब वर्कर। फिर क्या होगा कि यहां से भेजते वक्त इसका कवरिंग डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना। अब इसका कवरिंग डॉक्यूमेंट दोस्तों अगर आपको चाहिए तो इसकी, क्योंकि टैक्स इनवॉइस तो बनेगा नहीं क्योंकि ये तो सेल है नहीं, तो रूल 55 चालान बनानी पड़ेगी। अब रूल 55 चालान कौन बनाएगा? तो ये दोनों का, इधर प्रिंसिपल बना के दे दे उसकी रूल 55 चालान, या जॉब वर्क भी बनाए तो भी चलेगा। और ओरिजिनल रूल 55 चालान शैल बी एंडोर्स बाय जॉब वर्कर एंड इवेबल इफ वैल्यू एक्सीड्स 50,000। मतलब क्या, या फिर ऐसा भी हो सकता है नई भी बनाई और पुरानी जो चालान बने हुई है ये पुरानी चालान को ही जॉब वर्कर एंडोर्स कर देगा कि इसको जा रहा है। यानी दो ऑप्शन है, एक तो नई बनाए या पुरानी चालान को एंडोर्स कर दे, और इवे बिल भी बनाना पड़ेगा अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी। नाउ अब ये जॉब वर्कर के पास या ये जॉब वर्कर के पास ओके इनवॉइसिंग कैसे होगा? अब एक सवाल और पूछा गया, इंडस्ट्री पूछते रहती है सवाल, इंडस्ट्री का क्या है, तो इंडस्ट्री सवाल पूछते रहती है और इंडस्ट्री क्या कह रही है कि अब ये जॉब वर्कर हो या ये जॉब वर्कर हो, हमको तो वापस फैक्ट्री में लाने की कंडीशंस है कि आप वापस लाओ फैक्ट्री में, और टाइम लिमिट है ये 1 ईयर 3 ईयर्स या एक्सटेंशन पीरियड। तो अगर मुझे जॉब वर्क के प्लेस से डायरेक्ट क्लियर करना है बायर को, या अब ये रजिस्टर पर्सन सोच रहा क्या है, भाई मैंने जॉब वर्क को दिया, प्रोसेस होगी, ओके, गुड्स रेडी है और मुझे जॉब वर्क के प्लेस से डायरेक्टली बायर को भेजना है, क्यों लाओ फैक्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों करूं, डायरेक्टली यहाँ पे बायर प्लेस पे भेजना है। अब लेकिन लॉ पहले क्या बोल चुका है, लॉ पहले ये बोल चुका है कि तुम नहीं लाओगे विद इन दिस टाइम लिमिट, ओके, और कौन सी टाइम लिमिट, 1 ईयर या यहाँ पे 3 ईयर्स एक्सटेंडेड पीरियड, तो हम सप्लाई मान लेंगे, हम सप्लाई, आईटीसी रिवर्स नहीं होगा, सुनना, आईटीसी रिवर्स नहीं हो गया, जो आईटीसी ले लिया वो ले लिया, तुमने नहीं लाया तो सप्लाई मान के वैल्यू पर जीएसटी लगाया जाएगा। ये समझ में आया क्या? तो अब सवाल ये है कि सप्लाई मान के वैल्यू पे जीएसटी लगाया जाएगा, तो अब मुझे नहीं लाना है फैक्ट्री में, मुझे बाहर प्लेस पे डायरेक्ट डिस्पैच करना है, क्या हो सकता है क्या ऐसा? सेक्शन 143 कहता है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसा कि तुम डायरेक्टली जॉब वर्क के प्लेस पे जॉब वर्क के प्लेस से डायरेक्टली बायर प्लेस पे दे सकते हो, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। यहां पे जस्ट मिनट बेटा, हाँ, तो अब ऐसे केस में सेक्शन 143 कहता है कि बिल्कुल आप भेज सकते हो गुड्स डायरेक्टली सप्लाइड बाय प्रिंसिपल टू बायर फ्रॉम जॉब वर्क प्लेस। तो सेक्शन 143 अलाउ इफ जॉब वर्क इज रिक्वायर्ड, सॉरी, जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड और अलाउड बाय कमिश्नर, और इफ जॉब वर्कर इज अनरजिस्टर्ड देन प्रिंसिपल डिक्लेयर इफ प्लेस ऑफ
एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर इफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एओबी। अब देखो मैं थोड़ा ये समझा देता हूं। पहले तो सेक्शन 143 ठीक है यार, ओके तुझे ले जाना है तो लेके जाओ, सेक्शन 143 अलाउ कर देता है। सर अगर ये अलाउ कर दिया इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई इसका आईटीसी रिवर्सल वगैरह नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कौन से कंडीशन पे अलाउ करेगा? माल किसका है, गुड्स किसका है? गुड्स प्रिंसिपल का है। गुड्स की ओनरशिप कितनी किसकी है? प्रिंसिपल की। यहाँ प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? जॉब वर्कर। तो जब ये जॉब वर्क के प्लेस से जाएगा, ये जॉब वर्क कहो या ये जॉब वर्कर कहो, ऊपर वाला जॉब वर्कर कहो, किसी भी की प्लेस से जाएगा, तो सबसे पहले गुड्स गया, क्योंकि गुड्स तो रेडी हो गया और बायर को सेल हुआ, तो इसका टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अब आपका लॉजिक क्या बोलता है, कौन बनाएगा? इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ये जो इनवॉइस बनाएगा फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ये बनाएगा प्रिंसिपल, ये बनाएगा प्रिंसिपल, क्योंकि गुड्स तो ओनरशिप उसकी है। तो प्रिंसिपल बनाएगा जिसका टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एज अ गुड्स रहेगा, एज अ गुड्स रहेगा। इसमें जॉब वर्क का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ओनरशिप प्रिंसिपल की है और ओनर अपने बायर को देना चाहता है। जॉब वर्कर बोलेगा मैं क्या करूं, जिसका गुड्स है वो कहीं पे भी बेचे, उसमें मैं क्या बोल सकता हूं भाई साहब। ओके तो वो जो है बायर को भेज देगा। अब बायर को देने के बाद ओके नो डाउट इसका टैक्स इनवॉइस, इसका टीओएस और वीओएस सेक्शन 12 और 15 के हिसाब से प्रिंसिपल फिक्स करेगा। यानी ये जो रिमूवल होगा तो ये यहां से ये अपना इनवॉइस भेजेगा, सुनो ये यहां से अपना इनवॉइस भेजेगा, ओके और वो इनवॉइस पूरा गुड्स का बना के भेजेगा। उसका टाइम ऑफ सप्लाई, रिमूवल फ्रॉम द जॉब वर्क प्रीमाइसेस, ओके वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 एज अ गुड्स वो फिक्स करेगा और उस इनवॉइस के अंडर में ये निकलेगा, जिसका जीएसटी प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब आते जॉब वर्कर। अब जॉब वर्कर क्या इनवॉइस देगा? बिल्कुल इनवॉइस देगा। और जॉब वर्कर जो देगा सर्विस का इनवॉइस देगा, क्योंकि उसकी तो सर्विस है, उसका गुड्स था ही नहीं, उसकी तो सर्विस है। तो अगर उसकी सर्विस है तो ये सर्विस का इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम का देगा, ये इनवॉइस ओके प्रिंसिपल के नाम का देगा और उसके जॉब चार्जेस और उसने जो मटेरियल यूज किया, समझ लो उसने यहाँ पे पॉलिशिंग पेंटिंग मटेरियल यूज किया तो वो भी ऐड करेगा। तो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने जो मटेरियल यूज किए प्रोसेस के अंदर ये पेंटिंग वगैरह वो ऐड करेगा उसके जॉब चार्जेस, और ये सर्विस का इनवॉइस किसको देगा? विद जीएसटी, जीएसटी भी लगाएगा और ये इनवॉइस प्रिंसिपल को देगा। ठीक है, अब मटेरियल परचेज बाय जॉब वर्कर फॉर प्रोसेसिंग, क्या जॉब वर्कर मटेरियल परचेज कर सकता है? यस। और समझ लो उसके ऊपर जीएसटी है ₹5,000 तो वो आईटीसी ले सकता है इसका 5,000। हाँ, उसने जो प्रोसेसिंग के लिए मटेरियल खरीदा उसका वो आईटीसी ले सकता है। ओके, मेन गुड्स का तो आईटीसी ले चुका है, सुनो मेन गुड्स का आईटीसी प्रिंसिपल ले चुका है। हम मेन गुड्स की बात ही नहीं कर रहे, ये जो मेन गुड्स है बॉक्सेस में इसकी बात ही नहीं कर रहे। वो जॉब वर्कर उसका हाथ भी नहीं ले सकता क्योंकि उसका आईटीसी प्रिंसिपल ले चुका है। तो यहाँ जॉब वर्कर को आईटीसी कौन से गुड्स का मिलेगा? जॉब वर्कर को आईटीसी मिलेगा जो उसने प्रोसेसिंग में यूज किए, पेंट वगैरह यूज किया उसने वो मिलेगा। सेम प्रोविजन अप्लीकेबल टू दिस जॉब वर्कर, कोई भी जॉब वर्कर हो उसको मिल जाएगा। ओके तो एक सिंपल वे में जॉब चार्जेस 30,000, मटेरियल जो है उसने एक मिनट यहां पे करेक्शन कर लेना, मटेरियल यहां पे 6,000 आएगा, मटेरियल 6,000 तो टोटल 36,000, एक करेक्शन कर लेना। और वो इनवॉइस इशू करेगा तो यहां दो इनवॉइस बनेंगे जब गुड्स निकलेगा, एक इनवॉइस गुड्स का जो प्रिंसिपल बनाएगा, एक इनवॉइस जॉब वर्कर बनाएगा और जॉब वर्कर अपने सर्विस का इनवॉइस बनाएगा और वो इनवॉइस प्रिंसिपल को भेज देगा। और ये जो गुड्स का इनवॉइस बना वो बायर के लिए बनेगा, ये गुड्स का जो इनवॉइस बना वो बायर के लिए जो प्रिंसिपल का होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अच्छा अब एक बात समझ लो, ये जॉब वर्क के प्लेस से, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, जॉब वर्क के प्लेस से हम डायरेक्ट कस्टमर को गुड सप्लाई कर सकते हैं, प्रिंसिपल सप्लाई कर सकता है, लेकिन उसकी दो कंडीशन है। सेक्शन 143 कहता है जो जॉब वर्क के प्लेस से गुड्स जा रहा है वो जॉब वर्कर आइदर रजिस्टर्ड चाहिए या वहां स्पेशल परमिशन चाहिए कमिश्नर की, वो रजिस्टर्ड चाहिए या स्पेशल परमिशन चाहिए कमिश्नर की। देखो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, हिडन एडजस्टमेंट है कि जॉब वर्क के प्लेस से मैं डायरेक्टली अपने कस्टमर को दे सकता हूं कि हाँ, पर जॉब वर्कर जो है रजिस्टर्ड चाहिए या वहां स्पेशल परमिशन चाहिए कमिश्नर की। और अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल पी यानी प्रिंसिपल के इसमें रजिस्ट्रेशन में वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस शो करना पड़ेगा। यानी रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी अगर प्रिंसिपल के रजिस्ट्रेशन में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताइए तो ठीक है, नहीं तो अमेंड करना पड़ेगा और उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा। अगर ये दो कंडीशन आप फुलफिल करते हो, सुनो
ये दो कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो यस, ये दो कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप जॉब वर्क के प्लेस से डायरेक्टली यहां बायर प्लेस पे भेज सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। अब एक सवाल आता है कि जॉब वर्क के प्लेस पे अगर कोई वेस्ट निकलता है, प्रोसेसिंग वेस्ट, तो क्या होगा उसका? क्या उसके ऊपर जीएसटी आएगा? बिल्कुल जीएसटी आएगा उसके ऊपर। आइदर जॉब वर्कर पे करेगा अगर वो रजिस्टर्ड है, और या फिर प्रिंसिपल पे करेगा अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है। तो ये वेस्ट वाली एडजस्टमेंट 2 मार्क की आ सकती है। या फिर आपको यह सवाल आ सकता है कि जो जॉब वर्कर मटेरियल यूज कर सकता है क्या? हाँ। क्या इसका आईटीसी जॉब वर्क को मिल जाएगा क्या? हाँ। ओके, वो यहाँ इनवॉइस जॉब वर्कर सर्विस का बनाएगा क्या? हाँ। सर्विस का बनाएगा तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सर्विस फिक्स किया जाएगा। क्या यहाँ डायरेक्टली बायर को जा रहा है तो क्या गुड्स का इनवॉइस बनेगा क्या? हाँ। कौन बनाएगा? प्रिंसिपल बनाएगा। पर ओके, जॉब वर्क के प्लेस से डायरेक्टली अगर बायर को जा रहा है तो वो केस में जॉब वर्कर आइदर रजिस्टर्ड चाहिए या स्पेशल परमिशन चाहिए कमिश्नर की, या फिर यहाँ पे अगर ये अनरजिस्टर्ड होगा तो प्रिंसिपल के रजिस्ट्रेशन में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए। क्या एक जॉब वर्कर के प्लेस से हम दूसरे जॉब वर्कर को ले जा सकते हैं क्या? हाँ। क्या हम जॉब वर्क के प्लेस से एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ। क्या नॉर्मली जॉब वर्क के प्लेस से कुछ नहीं किया तो वापस लाना पड़ेगा क्या? हाँ। अगर कितने पीरियड में वापस लाना पड़ेगा? 1 ईयर। ओके, कैपिटल गुड्स 3 इयर्स, एक्सटेंशन 1 ईयर, 2 इयर्स। लेकिन एक्सेप्ट मोल्ड डाइस जिग्स और फिक्सचर्स हो गए तो वो जॉब वर्क के प्लेस से विद इन टाइम नहीं भी लाए तो चलेगा, क्योंकि उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो मोल्ड डाइस जिग्स फिक्सचर्स नहीं भी लाए तो भी चलेगा, ये ध्यान रखना, उसको ये टाइम लिमिट अप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो इस तरह से अगर तुमने नहीं लाया ओके विद इन टाइम तो क्या होगा, या एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में नहीं लाया तो क्या होगा? तो नहीं लाया तो आपका जो है जिस दिन आपने रिमूव किया या डायरेक्टली रिसीव हुआ जॉब वर्कर को उस दिन का सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इस तरह से सारी प्रोसीजर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। ओके, और जो मैंने प्रोसीजर एक्सप्लेन की वही थ्योरी दे दी, एक ही पेज में प्रोसीजर भी खत्म हो गई, उसकी थ्योरी भी खत्म हो गई, उसके क्लैरिफिकेशन भी खत्म हो गए। और दोस्तों इतना पढ़ लेना और डायरेक्ट अब क्या सोचने की क्या बात है, ओके डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो गए मतलब आपका ये टॉपिक खत्म। तो इस तरह से हमने खत्म किया क्या बेटा? तो टॉपिक था जॉब वर्क, और जॉब वर्क हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको ये बता दूं कि 2 टॉपिक है। कौन से 2 टॉपिक है? इसके बाद में मैं लूंगा एडवांस रूलिंग और नेक्स्ट टॉपिक दूंगा मैं यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, और उसके बाद में एडवांस रूलिंग। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 2 टॉपिक्स है, ये 2 टॉपिक जो मेरी लास्ट अटेम्प्ट के लिए रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। हाँ, आपके पास जो चार्ट हो गए थोड़ा मैंने अपडेट करके दिया होगा वर्ड्स में, थोड़ा जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है, पर अमेंडमेंट्स कुछ नहीं है, थोड़ा और इम्प्रूव में दिया होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, लगभग चार्ट वैसा ही है। और मेरी जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग है वो अभी प्ले की जाएगी, उसमें से आप अच्छे से कर लो। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैक्सिमम शेयर करो, लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, एंड उसके बाद में हम देखेंगे एडवांस रूलिंग। डन? चलो आ जाते हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में। बेटा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वैसे कोई इतना जीएसटी में ये कंप्लायंसेस जो है इतने कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की उन्होंने प्रोविजन रखी है। और सेक्शन 35, 36 में कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी है कि भाई जीएसटी के हिसाब से हमारा जब भी ऑफिसर चेक करने आएगा आपके अकाउंट्स रिकॉर्ड, तो एटलीस्ट इस टाइप के अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना जरूरी है। मैंने पूरा चार्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो गए, सप्लायर हो गए, रिसिपिएंट हो गए, जो भी आपकी लायबिलिटी होती है, रजिस्टर्ड पर्सन हो गए तो आपको रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं। और स्पेशली सेक्शन 35(2) रीड विद रूल 58, ओके, वेयरहाउस कीपर जो होते हैं या ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको ये स्कोप में लाया गया है, और उनको भी अकाउंट्स ऑन रिकॉर्ड मेंटेन करने की प्रोविजंस दी गई है। और सेक्शन 35(2) में रीड विथ रूल 58, ओके, उनको भी कुछ रिक्वायरमेंट्स दी है कि उन्होंने किस टाइप के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, और आपने एज पर जीएसटी लॉ ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। चलिए सबसे पहले तो हम खत्म करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन में, और फिर आएंगे वेयरहाउस कीपर के लिए क्या रिकॉर्ड की कंप्लायंसेस करने हैं, ट्रांसपोर्टर के लिए क्या रिकॉर्ड्स के कंप्लायंस करने हैं। रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। ओके, यहां पे जनरल और स्पेशल केसेस, ये थोड़ा एरो उधर चले गया, जनरल और स्पेशल केसेस। जनरल, अब ये दोनों क्या ये है कि जनरली उनको क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। जनरल का मतलब ये सारे रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने पड़ेंगे, हाँ, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस है, वहां पे एग्जांपल के तौर पे अगर
आप एजेंट हो गए तो कौन से एडिशनल रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। आप अगर मैन्युफैक्चरर हो गए, आप अगर यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो गए, या आप जो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो गए, या नेक्स्ट CNF एजेंट हो गए, तो ये केस में आपको क्या स्पेशल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं वो हम देखेंगे। तो जनरली कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। सेक्शन 35(1) कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स कुछ उसकी रिक्वायरमेंट है। पहला, बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट एंड मेंटेन एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट पहली उनकी रिक्वायरमेंट है कि इंडिया के सारे रजिस्टर्ड पर्सन समझ लो कि आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां तो मेंटेन करना ही है, और आपके रजिस्ट्रेशन में आपने जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताई है वहां पे भी उस रिस्पेक्टिव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रिकॉर्ड्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा आपके रिकॉर्ड्स और कहीं पे भी नहीं होने चाहिए। अगर इसके अलावा आपके हमें रिकॉर्ड्स आपके घर पे दिख गए या इधर उधर दिख गए तो हम कुछ गड़बड़ मानेंगे और शायद हो सकता है कि आपके ऊपर एक्शन लगे। तो या फिर आप जब भी हमारी स्क्रूटिनी हो तो आप ये नहीं कह सकते अरे सर रिकॉर्ड्स तो घर पे रखे हुए हैं, लेके आता हूं घर से। नहीं, आपके रिकॉर्ड कंपलसरी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर ही होने चाहिए जो आपने रजिस्टर्ड करवाई है। बुक्स फाउंड एट अनरजिस्टर्ड प्रीमाइसेस। अगर हमें आपके बुक्स कोई अनरजिस्टर्ड प्रीमाइसेस पे दिखे तो डीम टू बिलोंग टू रजिस्टर्ड पर्सन। हाँ, अब ये देखो, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। ये कहते हैं कि अगर कहीं पे हमें और दूसरे प्लेस पे रिकॉर्ड्स दिखे तो हम आपके ही वो मान लेंगे। बहुत सी बार डायरी मिल जाती है, चीट मिल जाता है, कुछ आपने ब्लैक में सेल किया होगा तो वो मिल जाता है। अगर हमको ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स मिले तो वो हम आपके ही मान लेंगे और उसके बेस पे आपके एक्शन, हमारा ऑफिसर आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। चलिए, तो ये तो था प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। उसके बाद में दूसरा अगर हम देखें तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। सेक्शन 35(1) कहता है कि आपको किस टाइप के अकाउंट्स और किस टाइप के रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं। चलिए, तो अब आपको जो भी रिस्पेक्टिव आपको लागू होगा वो आपको मेंटेन करना है। जैसे अकाउंट्स में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का अकाउंट्स आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप स्पेशली मैन्युफैक्चर हो गए, अगर ट्रेडर हो गए तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चर हो गए या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आप ट्रेडिंग के साथ करते होगे तो आपको प्रोडक्शन के अकाउंट्स प्रॉपर रखने पड़ेंगे। दूसरा, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। G&S मतलब गुड्स और सर्विसेज, यानी आपको सारे कितने गुड्स इनवर्ड हुए, सर्विसेज कितने इनवर्ड हुई, आउटवर्ड कितने हैं, इसके भी प्रॉपर अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में स्टॉक ऑफ गुड्स एंड आउटपुट टैक्स पेएबल। आपका स्टॉक, आपके स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, आपने परचेसेस लेस इश्यूड फॉर प्रोडक्शन या सेल और क्लोजिंग स्टॉक, इसके प्रॉपर अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। और आउटपुट टैक्स पेएबल और पेड, उसकी भी आपको डिटेल अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। बेटा थेरी लर्न करना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूं आपको। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां स्टार्ट करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दो चीजें नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंपोजिशन स्कीम। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो इवन दो आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, पर ये आपने स्टॉक का रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन किया तो भी चलेगा, आउटपुट टैक्स पेएबल का रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया तो भी चलेगा। लेकिन ये सिर्फ बेनिफिट कंपोजिशन स्कीम को है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स। कौन से ऐसे रिकॉर्ड है जो कंपोजिशन डीलर को मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं? तो इसमें दो चीज आएगी। इसमें दो चीजें आएगी, एक आपका स्टॉक ऑफ गुड्स और दूसरा आउटपुट टैक्स पेएबल और पेड। तो वो सिचुएशन में ये दो चीजें कंपोजिशन स्कीम के अंदर में नहीं आएगी। सेम आईटीसी अवेल, देखो ये लिस्ट दी है, जो आपको एप्लीकेबल है वो आपको फॉलो करना है। अगर आप आईटीसी ले रहे होगे, जैसे कंपोजिशन स्कीम में तो आईटीसी लेता ही नहीं हूं, पर जहां पे भी ले रहे हो तो जितना भी आईटीसी आप अवेल करोगे उसके रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे एंड अदर पर्टिकुलर्स। अगर कोई प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स है तो आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट वो कहते हैं गुड्स आर केप्ट एट अदर डिक्लेयर्ड लोकेशन। अगर आपने गुड्स ऐसे लोकेशन पे रख दिया जो आपका रजिस्टर्ड वेयर हाउस नहीं है, एडिशनल प्लेस आपने डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि देखो आपको वेयर हाउस में रखना है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। आपको डेपो पे रखना है अंडर सेम रजिस्ट्रेशन तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। और अगर आपने जैसे वेयर हाउस में, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप अपने फैक्ट्री से या अपने शॉप से वेयर हाउस शिप कर सकते हो क्या विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी? यस, अगर वो सिंगल रजिस्ट्रेशन में है और वो अगर डीडीपी नहीं है, सुनो, वो सिंगल रजिस्ट्रेशन में है और वो डीडीपी नहीं है, तो वो सिचुएशन में यहां पे रूल 55 चालन में आप ऐसे वेयर हाउस में गुड्स डाल सकते हो जो आपने डिक्लेयर किया है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। लेकिन आपने अगर गुड्स कोई ऐसे प्लेस पे रख दिया जो आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन करते वक्त डिक्लेयर नहीं किया, तो वो केस में वो डीम सप्लाई मान लिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, हाईलाइट करना।
ओके, वो केस में वो डीम सप्लाई मान लिया जाएगा और वो स्टॉक पे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। ओके, ऐसे बहुत सी बार अभी जीएसटी में समझ में आ रहा है कि आपका स्टॉक जो है ऐसे प्लेस पे मिल गया जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो गवर्नमेंट फटाफट उसका असेसमेंट करती है, डीम सप्लाई मान के जीएसटी का नोटिस इशू कर देती है, साथ साथ में उस पर इंटरेस्ट पेनल्टी भी लगाती है। अब 2 पॉइंट को समझ लो। ओके, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट या रिकॉर्ड, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट या रिकॉर्ड ओके ऐसे प्लेस पे मिल गए, ऐसे प्लेस पे मिल गए जो अनरजिस्टर्ड है, ओके अनरजिस्टर्ड प्लेस है, आपके घर पे मिल गए, तो वो भी प्रोसीडिंग के लिए कंसीडर कर लिए जाएंगे। जैसे बहुत सी बार डायरी वगैरह, पुराने लोग क्या करते थे, जो भी कुछ ब्लैक मार्केटिंग में जिसकी एंट्री नहीं करना है, डायरी में लिख के रखना, खाली पेज पे लिख के रखना। अगर हमारी स्क्रूटिनी में, हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमें ऐसा पता चला कि आपने अपने घर पे या कोई प्लेस पे कि कुछ डायरी मेंटेन की है, कुछ आपने चीट वगैरह मेंटेन किया है, तो वो भी ओके आपके मान लिए जाएंगे। अगर आपकी अनरजिस्टर्ड प्लेस है, आपके मान लिए जाएंगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकते कि नहीं बाबा ये तो अनरजिस्टर्ड, मैंने नहीं मेंटेन किया, आपके प्लेस पे मिला ना, आपके प्लेस पे मिला, तो ऐसे केस में वो जो भी रिकॉर्ड्स मिले होंगे अनरजिस्टर्ड प्लेस पे, ओके वो प्रीमाइसेस पे, वो आपके ही मान के हम आगे प्रोसीडिंग में यूज कर सकते हैं। साथ साथ में ये पॉइंट क्या कहता है, ये रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं कहता, ये कहता है कि आपने अगर कोई गुड्स ओके ऐसे प्लेस पर रख दिए जो रजिस्टर्ड नहीं है, या जो आपने एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपका, सुनो, रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपका जो है ओके यहाँ पे वो आइदर रजिस्ट्रेशन करते वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको पूछते हैं या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको पूछते हैं, और वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। अब ये जो आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर नहीं किया होगा और आपका वो प्लेस पे स्टॉक मिल गया, तो गवर्नमेंट इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, उसको सप्लाई ट्रीट कर सकती है और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लग सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट ये तो आपको अकाउंट्स किस टाइप के मेंटेन करने हैं, जो आपको आपके बिजनेस को एप्लीकेबल है, तो इस टाइप के अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। दूसरा, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ओके तो अंडर एज पर सीजीएसटी रूल, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, इसके रिकॉर्ड्स आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करने हैं। ओके तो पहला कंप्लीट हुआ, टिक करो, पहला कंप्लीट हुआ कि गुड्स इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड, ओके तो उसके रिकॉर्ड। सप्लाइज अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर आरसीएम along with relevant document like invoices, चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वाउचर। ओके अगर कोई टैक्स आप आरसीएम में पे कर रहे हो तो उसके प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करो। ओके साथ साथ में सारे इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर्स, इसके डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद में एडवांसेस रिसीव्ड, पेड, एडजस्टेड, एडवांस के भी, क्योंकि ठीक है सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में एडवांस पे टीओएस नहीं आता है, पर सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में तो एडवांस पे टीओएस आता है। तो अगर एडवांस के आपको एडवांसेस मिलते हैं, कितना रिसीव हुआ, ओके कितना एडजस्ट हो गया, ओके ये सारा रिकॉर्ड्स आपको या डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट, रिक्वायर्ड टू कीप पर्टिकुलर of name, complete address of the supplier, recipient and premises where goods are stored, इसके भी आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ये था बेटा कि किस टाइप के अकाउंट्स मेंटेन करना है, किस टाइप के रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है। जनरली सारे रजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। ये तो हुआ जनरली आपको क्या करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 35(1). ओके अब कुछ हम देखते हैं स्पेशल केसेस। गवर्नमेंट ने बाय रूल कुछ स्पेशल केसेस कवर किए कि इन एडिशन टू दिस जनरल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, उनको स्पेशली कुछ और ओके यहाँ पे रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्पेशल केसेस में कौन सा। ओके यहाँ पे ख्याल रखना, जब भी मैं वर्ड पी यूज करूंगा मतलब एवरी प्रिंसिपल। अब रूल 56(11) बात करता है एजेंट। एजेंट को ऐसा राउंड करो, एजेंट अगर एजेंट हो गए तो आपको इन एडिशन टू आपके जो जनरल रिकॉर्ड्स ऊपर दिए वो तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, पर इन एडिशन टू आपको कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। कौन कौन से? द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव्ड फ्रॉम ईच प्रिंसिपल, ओके टू particulars of authorization received for each principal to okay receive or supply of goods or services। okay अगर आप बाइंग एजेंट हो गए तो बाइंग एजेंट, और यहां पे बाइंग एजेंट में आपको प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स रिसीव करना है तो उसका स्पेशल ऑथराइजेशन आपका लगेगा।
उस प्रिंसिपल से ऑथराइजेशन लगेगा। या आप सेलिंग एजेंट हो गए और आपको सप्लाई करना है गुड्स और सर्विसेज ओके ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो उसका भी ऑथराइजेशन लगेगा। अब मैं आपका ध्यान एक वर्ड पे लाना चाहूंगा और वो है ईच प्रिंसिपल। ओके, हो सकता है कि आपने एजेंसी 5 कंपनी की ली हो, ओके 5 कंपनी की एजेंसी ली हो, ओके या भाई ये कंपनी की भी एजेंसी है, ये कंपनी की भी एजेंसी है, ये कंपनी की भी एजेंसी है, तो ऐसे केस में ईच प्रिंसिपल का ऑथराइजेशन लाना आपको जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। कभी कभी क्या होता है कि मैं अपना भी बिजनेस करता हूं और मैं एज ए एजेंसी भी बिजनेस करता हूं, तो अगर आप एज ए एजेंट बिजनेस कर रहे हो तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अगर आप यहां पे ओके वो आपने जो गुड्स रिसीव किया प्रिंसिपल से उसका पूरा डिटेल, जो आपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई किया उसका पूरा डिटेल्स, उसकी वैल्यू एंड क्वांटिटी, डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश टू प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल को कौन सा डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है, उसके पूरे अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। टैक्स पेड ऑन रिसिप्ट और सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ओके, हाँ गुड्स, अगर आप बाइंग एजेंट हो, तो वो केस में प्रिंसिपल के बिहाफ पे कितना टैक्स दिया, आप सेलिंग एजेंट हो तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कितना टैक्स दिया, इसके भी रिकॉर्ड्स आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करने पड़ेंगे। तो अगर आप एजेंट हो तो ये इन एडिशन टू जनरल रिकॉर्ड्स आपको ये सारे एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर समझ गया होगा तो ए टाइप कीजिएगा, एजेंट का हमारा हो गया। ओके, उसके बाद में रिकॉर्ड्स बी मेंटेन्ड बाय मैन्युफैक्चरर। ओके, इन एडिशन टू दिस जनरल रिकॉर्ड, ये तो सारे जनरल रिकॉर्ड्स मैन्युफैक्चरर को, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर हो, ओके ये तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे। इन एडिशन टू दैट, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल और सर्विसेज यूज इन द मैन्युफैक्चर। मैं एक वर्ड पे आपका ध्यान लाना चाहूंगा, मंथली प्रोडक्शन अकाउंट आपको मेंटेन करना है, और यही बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट है कि जो यहाँ पे ओके मंथली बेसिस पे प्रोडक्शन अकाउंट, स्पेशली स्मॉल इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो मंथली बेसिस पे अकाउंट मेंटेन नहीं करती। और मैं यही कहता हूँ कि क्या कर रहे हो यार, रूल 56(12) ये कहता है कि मंथली बेसिस पे आपका प्रोडक्शन अकाउंट जिसमें क्लियर कितना रॉ मटेरियल आया, कितनी सर्विसेज यूज हुई इन द मैन्युफैक्चर, ये आपको मेंटेन करना है। तो बहुत से लोग क्वार्टरली बेसिस पे मेंटेन करते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे मेंटेन करते हैं। मैं उनको डराता हूँ बहुत सी बार, मैं कहता हूँ कि एक आधी बार स्क्रूटिनी होगी ना तुम्हारी तो लग जाएगी वाट तुम्हारी। ओके, तो ऐसे केस में मंथली बेसिस पे करो यार, नहीं तो सामने वाला तुम कितने भी जेन्युइनली मेंटेन कर रहे होगे, पर सामने वाला रूल 56(12) का एक्शन लेके बोलेगा कि तुम मंथली बेसिस पे नहीं मेंटेन कर रहे, हम तो एक्शन ले लेंगे तेरे अगेंस्ट में। तो ख्याल रहे यहाँ पे मंथली बेसिस पे आपको प्रोडक्शन अकाउंट मेंटेन करना है। साथ साथ में अगर आप मैन्युफैक्चरर होगे तो क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, वेस्ट और बाय प्रोडक्ट का भी आपको डिटेल मेंटेन करना है, वेस्ट और बाय प्रोडक्ट का भी डिटेल मेंटेन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे ओके सप्लायर ऑफ सर्विस हो गया, तो इन एडिशन टू जनरल अकाउंट ओके आप अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो कुछ और चीजें आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्या? क्वांटिटी डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज इन द प्रोविजन ऑफ सर्विस। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, समझ लो वी स्मार्ट एकेडमी ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस दे रहा है, तो वी स्मार्ट एकेडमी को ये तो जनरल रिकॉर्ड्स वो जो मेंटेन कर रहा है अबाउट ओके यहाँ पे इनवर्ड आउटवर्ड ऑफ सर्विसेज, उसके बाद में आईटीसी अदर पर्टिकुलर ये जो रिकॉर्ड्स है एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर को स्पेशली कि अगर वो गुड्स परचेस कर रहे हैं तो कितना गुड्स सर्विस में यूज हो रहा है, इसके रिकॉर्ड उनको मेंटेन करना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विस, डिटेल्स ऑफ सर्विस सप्लाइड्स, ये सारे रिकॉर्ड्स इन एडिशन टू जनरल रिकॉर्ड्स उनको मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्लियरली दिया है सेक्शन 2 में। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, रिनोवेशन, रिपेयर्स एंड एक्सेट्रा कैरिड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कैरी आउट कर रहे हो विच इन्वॉल्व अ ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, जिसमें गुड्स भी है। याद करो हमने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सप्लाई टॉपिक में देखी होगी, अगर सप्लाई टॉपिक में देखी थी। अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो, कम ऑन आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो, तो वो केस में आपको कुछ एडिशनल चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। कौन सी? नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। ओके, और ये ईच कॉन्ट्रैक्ट वाइज मेंटेन करना पड़ेगा। आपके पास अगर 5 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट चालू है तो 5 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें नेम एंड एड्रेस ओके ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिसीव्ड फॉर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। आपके अगर 5 वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो सबके रिकॉर्ड्स अलग रखो।
ओके, हर वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना, कौन सा गुड्स आई, कौन सी सर्विस आई, उसकी वैल्यू कितनी है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी क्वांटिटी कितनी है, आपको ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाइज मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूटिलाइज फॉर ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड फॉर ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर्स। ओके, मैं अब आपको ये बात बता दूं, यहां पे बहुत सी बार कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कॉन्ट्रैक्टर से मिस्टेक हो जाती है। कॉन्ट्रैक्टर जो है, आपको सच बता दूं तो कॉन्ट्रैक्टर जो है अब गुड्स लमसम में खरीद लेता है, समझ लो उसके 4 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट चालू है और उसको सीमेंट खरीदना है, खरीद लिया सीमेंट 4 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, एक इनवॉइस में खरीद लिया होगा, लेकिन उसको बाइफरकेट करना पड़ता है। हर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन क्या है, वैल्यू क्या है, कितनी क्वांटिटी गुड्स खरीदा, सर्विस खरीदा, कितना यूटिलाइज किया, ये सारा अपोर्शनमेंट उसको करना पड़ेगा एज पर रूल 5614। ये कंपलसरी है। वो ऐसा लमसम नहीं बता सकता है कि मेरे 4 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, टोटल इतना खरीदा, नहीं, ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइज उसको ये क्लासिफाई करना पड़ेगा। हर कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कितना मिला, क्यों, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस है। कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस में इवेंट बेस आपका, कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस में इवेंट बेस जो है आपका टैक्स लग सकता है। कंप्लीशन ऑफ इवेंट पे आपका यहाँ पे टीओएस आ सकता है, इनवॉइस इशू करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइज सारी डिटेल्स मेंटेन करनी है। ये समझा क्या बेटा? अगर समझा होगा तो WC टाइप कीजिएगा। उसके बाद में C&F एजेंट। C&F एजेंट के लिए रूल 5617 कहता है कि अगर आप क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स हो, अंडरलाइन, अगर आप क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स हो तो वो सिचुएशन में ध्यान से सुनिएगा, अगर आप C&F एजेंट हो तो वो केस में आपको ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स हैंडल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। कुछ नहीं, C&F एजेंट जो है क्या है, वो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स लेते हैं, उसको क्लियरिंग करते हैं और कस्टमर तक फॉरवर्डिंग करते हैं। तो C&F एजेंट हो गए तो आपको ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, हर रजिस्टर्ड पर्सन के कितने गुड्स आपने उठाए, कितने फॉरवर्डिंग किए, कितने आपने कस्टमर को दिए, एंड प्रोड्यूस द डिटेल्स एज रिक्वायर्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर। और ऑफिसर जब भी आपसे डिटेल्स मांगेगा तो वो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये हमने देखा बेटा यहाँ पे चार्ट। तो ये जो आपने देखा बेटा चार्ट, और ये चार्ट आपने देखा रिगार्डिंग टू कि रजिस्टर्ड पर्सन हो गए तो जनरल रिकॉर्ड्स क्या है, स्पेशल हर केसेस में आपको किस टाइप के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 35(2). 35(2) रीड विथ रूल 48। वेयरहाउस ओनर और ट्रांसपोर्टर पे इन्होंने क्या लायबिलिटी डाली है। अगर आप ओनर ऑपरेटर ऑफ गोडाउन वेयरहाउस हो, समझ लो मतलब आप सिर्फ वेयर हाउसिंग सर्विस देते हो, गोडाउन है एक्सेट्रा है और ये देते हो, और आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है। हाँ, आप ले सकते हो कि आप अगर वेयर हाउसिंग सर्विस दे रहे हो, गोडाउन सर्विस दे रहे हो, तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। आप रजिस्टर्ड हो या आप अनरजिस्टर्ड हो। अब एक बात बता देता हूं, आप रजिस्टर्ड हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो और वेयरहाउस चला रहे हो तो आपको जीएसटी में यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार करो। अगर वेयरहाउस कीपर अनरजिस्टर्ड है तो उसको एक स्पेशल नंबर जनरेट करना पड़ता है जिसका नाम है UEN। UIN नहीं, UIN नहीं, वो अलग है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये है UEN। ये आपको जनरेट करना पड़ता है। क्योंकि आपका डेटा गवर्नमेंट के पास होना जरूरी है, स्पेशली जब आप जीएसटी नॉन पेड गुड्स अपने वेयरहाउस में रखते हो। उसके बाद में अगर आप वेयरहाउस कीपर हो तो शैल 35(2) क्या कहता है? 35(2) ये कहता है शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ द गुड्स इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब। मतलब क्या, आपको कंसाइनर, कंसाइनी और जो भी गुड्स के रिकॉर्ड है, नीचे जो रूल 58(4) में दिए है, इसके हिसाब से आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे कि भाई कौन से कंसाइनर ने गुड्स रखा, कौन से कंसाइनी का गुड्स है। और गुड्स की सारी डिटेल्स अभी मैं नीचे रूल में पढ़ा होगा, इस रूल के हिसाब से आपको गुड्स की सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। रूल 58(4) कहता है अगर आप वेयरहाउस कीपर हो तो मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू द पीरियड फॉर विच पर्टिकुलर गुड्स रिमेन्स इन अ वेयरहाउस। कितने पीरियड तक, अंडरलाइन करो, कितने पीरियड तक आपका गुड्स वेयरहाउस में है, उसको प्रॉपर क्लैरिटी से होना चाहिए कि गुड्स वेयरहाउस में रखा गया कितने पीरियड तक है। और पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू डिस्पैच, मूवमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच गुड्स। और जो वेयरहाउस कीपर नॉर्मली रिकॉर्ड रखता है, कितना डिस्पैच हुआ, कितना मूव हुआ, कितना रिसीव हुआ, कितना डिस्पोज हुआ, इसका पूरा डिटेल्स वेयरहाउस यहाँ पे वेयरहाउस कीपर या गोडाउन कीपर को रखना पड़ेगा। रूल 58(5) कहता है स्टोर द गुड्स इन सच अ मैनर दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड एटम वाइज या ऑर्डर वाइज एंड शैल फैसिलिटेट द फिजिकल वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन बाय प्रॉपर ऑफिसर। ये एक जिम्मेदारी बनती है वेयरहाउस कीपर की कि वो जब अपने वेयरहाउस में गुड्स यहाँ पे
स्टोर करता है तो वो ऐसा रखे कि एटम वाइज ओके ट्रेस करना इजी है, ओनर वाइज ट्रेस करना इजी है, सब मिक्स करके ना रखे। और जब हमारा ऑफिसर उसको फिजिकली वेरीफाई करने आएगा, जब हमारा ऑफिसर फिजिकली वेरीफाई करने आएगा तो उसको पूरी फैसिलिटी आपने देनी चाहिए जो सो दैट वो इजीली इंस्पेक्ट कर सके और फिजिकली वेरीफाई कर सके। ये तो था बेटा अगर आप ओके ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन या वेयर हाउस हो। नाउ नेक्स्ट, अगर आप ट्रांसपोर्टर हो, ओके जीटीए सर्विस या रेलवे या बाय एयर आप सर्विसेज दे रहे हो, आप रजिस्टर्ड होगे और आप अनरजिस्टर्ड होगे। रजिस्टर्ड होगे तो अच्छी बात है, अनरजिस्टर्ड है तो भी आपको एक नंबर लेना पड़ता है, वो नंबर होता है यूनिक एनरोलमेंट नंबर। ओके अंडरलाइन करना, ये ट्रांसपोर्टर को भी है, यूनिक एनरोलमेंट नंबर आपको लेना पड़ेगा। अब 35(2) क्या कहता है? 35(2) कहता है कि अगर आप ट्रांसपोर्टर होगे तो भी शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स। ओके देखो, शैल मेंटेन द रिकॉर्ड्स, एक मिनट, रिकॉर्ड ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। ओके ट्रांसपोर्टर भी होगा तो उसको प्रॉपर रिकॉर्ड की कौन से बंदे का गुड्स है, कंसाइनर कंसाइनी कहां पहुंचाना है, और डिटेल्स ऑफ गुड्स, डिटेल्स ऑफ गुड्स नीचे दिया है उसको। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर को गुड्स की भी डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप ट्रांसपोर्टर हो तो रूल 58(4) के हिसाब से शैल मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड डिलीवर्ड, गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांजिट बाय हिम अलोंग विथ ओके जीएसटी ऑफ रजिस्टर्ड कंसाइनर एंड कंसाइनी फॉर ईच ऑफ हिज ब्रांचेस। ओके तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ओके ट्रांसपोर्टर को कितना गुड्स ट्रांसपोर्ट किया, डिलीवर्ड किया, कितना गुड्स स्टोर किया ओके इन ट्रांजिट, और हर रजिस्टर पर्सन जो कंसाइनर या कंसाइनी है उसके ब्रांच वाइज उसको जीएसटी मेंटेन करना पड़ेगा। रूल 58(1) कहता है इफ ट्रांसपोर्टर इज रजिस्टर्ड इन मोर देन वन स्टेट और यूटी देन अप्लाई फॉर यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर ओके फॉर ईवे बिल। ईडब्ल्यूबी मतलब ईवे बिल। नाउ ओके ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा आपको ईवे बिल में समझाऊंगा, पर बस अभी इतना समझ लो कि आप ट्रांसपोर्टर हो और आपके पास एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, आपके पास एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है तो आपको यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। ओके दोनों में डिफरेंस है। यूनिक एनरोलमेंट नंबर मतलब आप जब अनरजिस्टर्ड हो तब यूनिक एनरोलमेंट नंबर है, और आपके पास एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए, सुनो आपके पास एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए तो ईवे बिल फैसिलिटी के लिए ये क्या होता है, ईवे बिल में देखेंगे, ईवे बिल फैसिलिटी के लिए आपको यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर यानी सभी रजिस्ट्रेशन का एक कोड जनरेट करना पड़ेगा, यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर, और वो ईवे बिल में यूज करने के लिए आपको वो लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा गोडाउन, वेयरहाउस कीपर और ट्रांसपोर्टर। ओके इसके लिए किस टाइप के रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना है। चलो अब लास्ट आ जाओ। ओके प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। ओके तो आपका अकाउंट ओके रिकॉर्ड आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो। देखो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो, प्रॉपर बैकअप आपने ले लेना चाहिए। ओके हमारे ऑफिसर जब भी मांगेगा तब आपने सारे फाइल्स और उसके पासवर्ड उसको देने चाहिए। ओके अगर आप मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तो उसमें इरेज और रिटर्न नहीं होना चाहिए। ओके मैनुअल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड्स को सीरियल नंबर होने चाहिए। अब मैनुअल रिकॉर्ड बचेगा, उस सिर्फ दिया है उन्होंने, अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है। ओके चलिए नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर हमने जो ऊपर आपको गाइड किया किस टाइप के रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करने चाहिए और वो आपने अगर मेंटेन नहीं किए तो जो भी गुड्स आपकी नॉन अकाउंटिंग होगी या सर्विस की नॉन अकाउंटिंग होगी वो डीम सप्लाई मानी जाएगी, उसके ऊपर टैक्स पेबल होगा। मतलब अगर आपके स्टॉक में ऐसा गुड्स दिखा जिसकी अकाउंटिंग नहीं हुई या आपने कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जिसकी अकाउंटिंग नहीं हुई तो वो डीम सप्लाई माना जाएगा, और 73-74 जो आगे चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा उसका एक्शन आपके अगेंस्ट में हो जाएगा। ओके उसका एक्शन आपके अगेंस्ट में हो जाएगा। उसके बाद में रिटेंशन ऑफ अकाउंट इंपॉर्टेंट। ओके सेक्शन 36, अभी तक जो भी अब पढ़ रहे थे सेक्शन 35 पढ़ रहे थे, अब सेक्शन 36 क्या कहता है, टिल द एक्सपायरी ऑफ 72 मंथ्स, ध्यान सुनना, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे 72 मंथ्स तक, यानी 6 साल। ओके 6 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, यानी जो आपकी एनुअल रिटर्न की डेट है वहां से 6 साल तक। लेट्स टेक एग्जांपल। ओके मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है 22-23, तो 22-23 का एनुअल रिटर्न कब जाएगा, 31 दिसंबर 23 को जाएगा। तो ओके 31 दिसंबर 23 को, और वहां से 6 साल, यानी मुझे ओके 22-23 के रिकॉर्ड्स कब तक मेंटेन करके रखने, पता है क्या? ओके 31 दिसंबर 2023 से लेके 6 साल, यानी मुझे यहाँ पे 6 साल अगर मैं लूं तो ओके 6 साल ऐड कर दूं तो 2029 तक 22-23 के रिकॉर्ड 2029 तक मुझे मेंटेन करना है। तो ये 6 साल कब से लिया जाएगा, 31 मार्च से नहीं, जो आपकी एनुअल रिटर्न की डेट थी वहां से 6 साल। यानी अगर आपने एनुअल रिटर्न ओके आपने दिया होगा
31 दिसंबर को, तो वहां से 6 साल पहले दिया होगा, तो वहां से 6 साल। इफ सब्जेक्ट मैटर इज फॉर अपील और रिवीजन, रिटेंशन शैल बी लेटर ऑफ 1 year ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील और 72 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग ओके ऑफ एनुअल रिटर्न, तो विच एवर इज लेटर। लेकिन अगर आपने कोई अपील फाइल कर दी होगी तो फिर हो सकता है कि आपका 72 months का भी पीरियड यहाँ पे बढ़ सकता है। क्यों? गवर्नमेंट कहती है कि देख भाई, तूने अपील फाइल की, अब केस को लग गए 8 साल, तो 8 साल तो तेरे को मेंटेन तो करना ही पड़ेगा 8 साल, प्लस जिस दिन अपील डिस्पोज हुई उसके बाद में भी ओके एटलीस्ट 1 year तुझे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। समझ लो मेरी अपील डिस्पोज हुई, 8 साल बाद ऑर्डर आई, तो मुझे और 1 साल यानी 9 साल आपको जो है ओके यहाँ पे ये मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ओके तो अगर अपील मैटर होगा तो विच एवर इज लेटर 1 year एज फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील और रिवीजन और 72 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज लेटर। तो नाउ इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस यहाँ पे कंप्लीट चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। डन? यस और नो? चलिए, वैसे देखा जाए तो मैंने सारे सेक्शंस इसमें कवर कर लिया है, पर मैं थोड़ा आपको कनेक्ट कर दूंगा बुक के साथ तो फटाफट हो जाएगा। सबसे पहले तो अप्लीकेंट कौन होना चाहिए, एडवांस रूलिंग। एक एग्जांपल लेते हैं वी स्मार्ट एकेडमी का। वी स्मार्ट एकेडमी जो है, मैं जा रहा हूँ एडवांस रूलिंग में, मैं 10,000 में कोर्स प्रोवाइड करता हूँ जिसमें 3,000 की बुक्स प्रोवाइड करता हूँ, और मेरे हिसाब से बुक्स पे जीएसटी नहीं आना चाहिए और यहाँ पे 7,000 पे ही जीएसटी आना चाहिए। ओके, अब आप कहोगे सर ये तो बहुत क्लियर है, कंपोजिट सप्लाई है, तो ठीक है ना, तभी मैं एडवांस रूलिंग लेना चाहता हूँ और मैं अप्लीकेंट हूँ। तो अप्लीकेंट कौन हो सकता है? सेक्शन 95। सेक्शन 95 कहता है कि अप्लीकेंट रजिस्टर्ड पर्सन होगा, यहाँ पी मतलब पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन होगा ओके, और डिजायरस टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन भी होगा, तो वो भी एडवांस रूलिंग ले सकता है, जो अभी अभी हमने पढ़ा। ओके, कौन कौन से मैटर पे आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो? तो देखो, मैं एप्लीकेशन फाइल करने वाला हूँ, एप्लीकेशन ARA 1 में जाएगा, फीस 5,000 होगी। ओके, फीस 5,000 होगी एडवांस रूलिंग की, सस्ते में मस्त काम हो जाएगा। ओके, यानी गवर्नमेंट से भी मिल गई एडवांस रूलिंग, सस्ते में रियली मस्त काम हो जाएगा, गवर्नमेंट से एडवांस रूलिंग मिल जाएगी। अब सेक्शन 96 कहता है एडवांस रूलिंग, ये जो अथॉरिटी है ओके, ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी, मतलब एवरी स्टेट वाइज रहेगा, और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी स्टेट वाइज दिया जाएगा, और नो डाउट इसकी रिपोर्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर के पास रहेगी। तो यहाँ पे अगेन आई रिपीट, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में बनाया जाएगा, और ओके यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो रिपोर्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर के पास रहेगी। तो अगर आप देखते हो तो 96 क्या कहता है, पढ़ो मेरे साथ। AAR और AAR मतलब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग या अथॉरिटी अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ओके, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द SGST एक्ट, ये SGST एक्ट में अंडर बनाई जाएगी। शैल बी AR AAR रिस्पेक्टिवली फॉर द दैट स्टेट और यूटी अंडर CGST एक्ट ऑल्सो। गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर एज अ मेंबर ऑफ AAR। ठीक है, तो जहां तक है AAR का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, AAR का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वो उसमें दिया है। नेक्स्ट सेक्शन 97 अगर हम देखेंगे तो आपका 5,000 रुपये का फीस रहेगा, आपको अप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। अप्लीकेशन यहाँ पे एडवांस रूलिंग का अप्लीकेशन आपको AAR के पास फाइल करना पड़ेगा। कौन से मैटर पे आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो? ओके, ये कौन से मैटर पे आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो? चलो चार्ट में आ जाओ, चार्ट से लिंक कर देता हूँ। तो अब वो क्या कहते हैं कि कौन से मैटर पे आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। प्रोसीजर देख लेना, अप्लीकेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में फॉर्म किया जाएगा। दूसरी बात, रिपोर्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर को जाती है। नेक्स्ट, अप्लीकेशन ARA 1 ओके, मतलब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी 1, फीस 5,000 रहेगी, ये देख लिया। अब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से मैटर पे एडवांस रूलिंग होगी। सेक्शन 97 क्वेश्चन ऑफ एडवांस रूलिंग ओके, ये सेक्शन 97 में बुक में आप देखो, मैं इधर चार्ट में भी पढ़ा रहा हूँ, चार्ट आपके पास होगी तो हम साथ साथ में कवर कर रहे हैं। ठीक है, मैं बुक में फिर से रिपीट नहीं करूँगा। पहला, क्लासिफिकेशन मैटर। अगर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विस, समझ लो आपका सप्लाई गुड्स में जाएगा या सर्विस में जाएगा, बंडल सप्लाई है, व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई है, हाईएस्ट रेट सप्लाई है, कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूटी है, तो आप अपने गुड्स के क्लासिफिकेशन के लिए, सर्विस के क्लासिफिकेशन के लिए आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हो। दूसरा, अप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी नोटिफिकेशन, कोई एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है, कोई प्रोसीजरल नोटिफिकेशन है, क्या वो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आपको अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन है। कोई एजुकेशनल सेक्टर का एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आया है, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो कि नहीं हो, कन्फ्यूजन है।
ओके, ऑनलाइन कोर्सेस अप्लाई करते हो, वो आएगा कि नहीं आएगा, कन्फ्यूजन है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, कन्फ्यूजन है। तो ऐसे केस में उससे रिलेटेड आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। तो अप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जामेशन नोटिफिकेशन आप ले सकते हो। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आपको टीओएस से रिलेटेड होगा, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14, या प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13, 14, तो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड अगर आपको एडवांस रूलिंग लेनी है तो आप ले सकते हो। उसके बाद में आईटीसी से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा अभी एडवांस रूलिंग ली जा रही है, आईटीसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गए और आपको कन्फ्यूजन है कि क्रेडिट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ब्लॉक क्रेडिट रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो आप आईटीसी मैटर से रिलेटेड एडवांस रूलिंग ले सकते हो। उसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी टू पे टैक्स, आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी नहीं आएगी, टैक्स लाइबिलिटी हो आएगा या नहीं आएगा, फॉरवर्ड चार्ज है या रिवर्स चार्ज है, इससे रिलेटेड एडवांस रूलिंग चाहिए तो आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। वेदर अप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड एंड नॉट, सेक्शन 22, 23, 24 नॉर्मल थ्रेशोल्ड रजिस्ट्रेशन, 23 या 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड भी आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। और लास्ट, वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट, सप्लाई है या नहीं है, यानी सेक्शन 7, ओके सेक्शन 7, ओके सेक्शन 7 पर भी आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। तो इतने मैटर दिए, कौन कौन से मैटर दिए लर्न करना पड़ेगा। आपके नोट्स में भी आप हाईलाइट कर दो, जस्ट मिनट बेटा, आपके नोट्स में भी आप हाईलाइट कर दो यहाँ पे कौन कौन से मैटर पे एडवांस रूलिंग मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमने देखा कि ये सारे मैटर्स है जिस पे एडवांस रूलिंग चार्ट में कवर कर लिया मैंने। ये आपको याद रखना है कि कौन से मैटर पे एडवांस रूलिंग नहीं मिलती है, जो ऊपर के लिस्ट में नहीं कवर्ड है। ऑन फॉलोइंग मैटर्स एडवांस रूलिंग इज नॉट अवेलेबल। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, पीओएस, क्योंकि क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरस्टेट की बात है और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी स्टेट के अंडर में काम करती है, क्योंकि सेक्शन 96 कहता है, अगर आपको याद होगा, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में इस स्टेट में फॉर्म होती है। तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास ये पावर नहीं है कि वो इंटरस्टेट का मैटर डिसाइड करे। ओके, तो टाइम ऑफ सप्लाई, और सॉरी मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, ओके, यानी सेक्शन 15, इसके ऊपर वो एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। लेकिन मैटर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का होगा तो वो एडवांस रूलिंग नहीं दे सकते। टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई पे एडवांस रूलिंग दे सकते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आप पूरी लिस्ट देखते हो तो ना क्लासिफिकेशन में आता है, ना अप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन में आता है, ना टाइम और वैल्यू ऑफ सप्लाई, ना आईटीसी में, ना लाइबिलिटी टू पे टैक्स, ना रजिस्टर्ड में, ना सप्लाई में आता है। हाँ, इंस्टीट्यूट का ये मानना है कि लास्ट वाला क्लॉज, ओके, पर्टिकुलर थिंग इज अ सप्लाई और नॉट, या लाइबिलिटी टू पे टैक्स और नॉट, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई आ सकता है। ये इंस्टीट्यूट ने भी ये अपना ओपिनियन दिया है। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कह देता हूँ, एग्जाम में आपको क्लियरली लिखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सीबीआईसी ट्वीट आया था और सीबीआईसी ट्वीट ने ये कहा कि नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर एडवांस रूलिंग के पास नहीं जा सकता। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर एडवांस रूलिंग के पास नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपको एग्जाम में यही लिखना है। दूसरा, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हो गए, लाइक ई वे बिल होगा, रिटर्न होगा, डॉक्यूमेंट होगा, नहीं दिया, रजिस्ट्रेशन का दिया है, पर ई वे बिल, रिटर्न, डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, इससे रिलेटेड कंफ्यूजन होगा तो आप एडवांस रूलिंग में नहीं जा सकते। तो मेरा मैटर है, जैसे मैं वी स्मार्ट का हूं, मेरा मैटर है क्लासिफिकेशन का, कि भाई ये बुक्स क्या करूं, कंपोजिट सप्लाई में लूं या सेपरेट एजुकेशनल बुक्स में क्लासीफाई करूं। ओके, तो यहाँ पे मैं मेरा मैटर एप्लीकेशन में डाल रहा हूँ। ये समझा क्या बेटा? ओके, ये समझा होगा तो पीओएस टाइप करो। पीओएस का मैटर सीबीआईसी का ट्वीट है कि नहीं जाएगा एडवांस रूलिंग के पास। हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट ने मटेरियल में ये ओपिनियन लिया है और वो भी कहा है कि ये इंस्टीट्यूट का ओपिनियन है, अभी तक लॉ क्लियर नहीं है उसके बारे में, कि भाई लाइबिलिटी टू पे टैक्स नथिंग बट प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है, या सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है, तो जाना चाहिए, पर इंस्टीट्यूट भी इसके ऊपर कंफर्म नहीं है। ये क्लियर है प्लेस ऑफ सप्लाई का? चलो, अब मैं एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद सेक्शन 98, ओके, सेक्शन 98 पे आते हैं। सेक्शन 98 क्या कहता है? सेक्शन 98 कहता है कि एप्लीकेशन फाइल करते वक्त एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, जिसे हम यानी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, पहली अथॉरिटी एआर कहेंगे। ये एआर में दो मेंबर होता है, एक सेंट्रल का होता है टीएम, टीएम मतलब टेक्निकल मेंबर, यहाँ पे टीएम मतलब टेक्निकल मेंबर, और एक स्टेट का टेक्निकल मेंबर होता है। ठीक है, तो जब आप फाइल करते हो एप्लीकेशन, तो सेक्शन 98 कहता है कि आपका एप्लीकेशन एडमिट भी हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है। ओके, एडमिट भी हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है। रिजेक्ट अगर हो गया तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, और एडमिट हो गया तो यहाँ पे ये नोट थोड़ी याद रखो, ये नोट यहाँ पे दी गई है। नोट कहती है एप्लीकेशन शैल नॉट बी एडमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर छोटा सा,
Okay, application shall not be admitted question if question raised in the application is already pending or decided in any proceeding of the applicant. मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी अथॉरिटी के पास पेंडिंग हो गया, या फिर आपका जो क्वेश्चन है ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है, कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है, तो फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होता है। जैसे अब ऑलरेडी पेंडिंग विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या, मतलब ये है कि समझ लो मेरा एक रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे में, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है। ओके, पुणे में भी है, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस मेरा कहाँ पे है, दिल्ली में भी है। तो पुणे में मेरा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, ध्यान से सुनिएगा, पुणे में मेरा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है और दिल्ली में, तो दिल्ली में यहाँ पे मेरे अगेंस्ट में एडजुडिकेशन चालू हो गया, मैंने बुक्स को नहीं बताया। ओके, और मैंने 7,000 पे जीएसटी दिया, 3,000 बुक्स पे जीएसटी नहीं दिया। दिल्ली में मेरे अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस आ गई, प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई, आई रिपीट प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई, शो कॉज नोटिस आ गई और इंक्वायरी चालू हो गई। ओके, पर महाराष्ट्र में अभी तक नोटिस नहीं लगी है, पर दिल्ली वाले कमिश्नर ने प्रोसीडिंग ले लिया, मेरी ब्रांच थी, प्रोसीडिंग चालू हो गई। तो ऐसे केस में मैंने क्या सोचा, एक काम करते हैं, दिल्ली में तो केस लग गई है, प्रोसीडिंग चालू हो गई है, एक काम करता हूँ मैं जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में एडवांस रूलिंग डाल देता हूँ। अगर महाराष्ट्र की एडवांस रूलिंग आ गई तो एटलीस्ट मैं महाराष्ट्र में तो बच जाऊंगा, क्योंकि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का डिसीजन उसी स्टेट में लगता है जिस स्टेट में दी गई। तो मैंने महाराष्ट्र में या बाकी अदर स्टेट में एडवांस रूलिंग डाल दी कि चलो भाई यहाँ तो बच जाएंगे, दिल्ली का देखेंगे बाद में। लेकिन अब लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि अगर आपकी केस ऑलरेडी पेंडिंग में आ गई, मतलब आपके केस में नोटिस आ चुकी है, कोई भी पूरे इंडिया में कहीं पे भी, दिल्ली में आ चुकी थी, तो फिर अब कोई भी कहीं पे भी जगह आपका एप्लीकेशन एडमिट नहीं होगा। इसलिए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ऑनलाइन चेक करती है कि आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग आई कि नहीं आई। ओके, अब कहीं नहीं होगा क्योंकि प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी। प्रोसीडिंग इनिशिएट होने के पहले अगर आप डालते तो शायद एक्सेप्ट हो सकता था, लेकिन प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई, क्योंकि फिर तो कोई भी ऐसा करेगा, एक जगह हुई तो दूसरी जगह एडवांस रूलिंग डाल दो। ओके, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की ऑर्डर जो है वो बाइंडिंग होता है डिपार्टमेंट पे, तो यहाँ डाल देते हैं। ओके, तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी केस पेंडिंग है, या डिसाइड इन एनी प्रोसीडिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स, या ऑलरेडी एप्लीकेंट में कहीं तो भी डिसीजन आ चुका है, कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, ऑर्डर आ चुका है, तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एडवांस रूलिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, तो इसके दो मेंबर होते हैं, टेक्निकल मेंबर और एक ओके स्टेट का मेंबर। अब जैसे इनके पास एप्लीकेशन आता है, ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पे ये भेज देते हैं ओके कंसर्न ऑफिसर या नोडल ऑफिसर, इसको नोडल ऑफिसर भी कहा जाता है। ओके, नोडल ऑफिसर के पास भेज देते हैं कि भाई ओके आप चेक करो कि ऐसा केस कहीं कोर्ट ने डिसाइड तो नहीं किया हुआ है, यानी ये मेंबर खुद भी नहीं देखते, एक स्पेशल ऑफिसर होता है, उसके पास भेज देते हैं कि चेक करो कि ऐसा केस कहीं पे कोई कोर्ट ने तो डिसाइड नहीं किया हुआ है इस मैटर पे, या ये कोई अप्लीकेंट के केस में पेंडिंग तो नहीं है, कहीं दिल्ली में या कई जगह पेंडिंग तो नहीं है, एक बार चेक कर लो। नोडल ऑफिसर अपना पूरा रिपोर्ट तैयार करता है। ओके, और ये नोडल ऑफिसर अपनी रिपोर्ट फर्निश करता है एआर के पास, रिपोर्ट फर्निश करता है कि ऐसी केस पेंडिंग है, ओके अप्लीकेंट की दिल्ली में पेंडिंग है, या इससे रिलेटेड ये एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। अगर ये इसकी रिपोर्ट आ गई कि जजमेंट आ चुका है, तो फिर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो है वो केस एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर देगा, वो रिजेक्ट कर देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि दिस यूर एप्लीकेशन इज सिमिलर टू दिस इज हाई कोर्ट डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, फॉलो दैट डिसीजन, दैट्स ऑल, रिजेक्टेड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ओके, आपको दे देगा, ओके वापस कर देगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो वो आपको वापस कर देगा, नहीं तो वो अपना रिपोर्ट देगा कि नहीं ये केस नया केस है, प्राइमा फैसी केस है, अभी तक कोई कोर्ट का डिसीजन नहीं है और अप्लीकेंट के केस में भी कोई केस पेंडिंग नहीं है, तो फिर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी उसका केस एक्सेप्ट कर लेगी। तो भाई साहब ओके, वी स्मार्ट का केस एक्सेप्ट हो गया समझ लो, क्योंकि मेरे अगेंस्ट में कोई केस पेंडिंग नहीं है और अभी तक ये डिसीजन किसी ने दिया नहीं है। वी स्मार्ट का मेरा ओके कि भाई बुक्स किस में जाएगा, क्या बुक्स का मैं यहाँ पे अलग से जो 3,000 मैं ले रहा हूँ, क्या मैं इसका जीएसटी दूँ या ना दूँ, एजुकेशनल बुक का तो चले गया वो उसमें। ओके, तो सेक्शन 98 पढ़ लेते हैं। तो अब आप साथ साथ में नोट्स में आ जाओ। ओके, सेक्शन 98 में सबसे पहले तो 97 में फटाफट बुक्स में भी अंडरलाइन कर दो, कहाँ का एडवांस रूलिंग, क्लासिफिकेशन, नोटिफिकेशन, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, लाइबिलिटी टू टैक्स, रजिस्ट्रेशन एंड वेदर यूर इज सप्लाई और नॉट। प्लेस ऑफ सप्लाई पे आप नहीं ले सकते हो एडवांस रूलिंग, अंडरलाइन कर दो मेरे साथ। उसके बाद में 98 पे आ जाओ। ओके, एप्लीकेशन सेंड अ कॉपी टू जुडिशनल ऑफिसर, रिकॉर्ड बुलाए जाएंगे, आपके रिकॉर्ड एग्जामिन किए जाएंगे और उसके बेस पे आपका आइदर एडमिट होगा
या फिर रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होगा तो स्पीकिंग ऑर्डर आपको दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, पर आपकी केस एडमिट नहीं होगी अगर वो ऑलरेडी पेंडिंग होगी या डिसाइडेड इन एनी प्रोसीडिंग इन केस ऑफ अप्लीकेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो वो केस एक्सेप्ट नहीं होगी। ओके, आई होप ये मैं अंडरलाइन ही करवाऊंगा क्योंकि पढ़ा रहा हूँ चार्ट से, सिर्फ मैं नोट्स में आपको ये अंडरलाइन करवा रहा हूँ कि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। यस और नो बताओ फटाफट, वापस आ जाओ चार्ट में। वापस आ जाओ चार्ट में। चलिए, अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो अप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, अब ध्यान से देखिएगा, अप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया। अप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद सारी प्रोसीजर यहाँ पे दी है। क्या हो जाता है यहाँ पे, आफ्टर एग्जामिनिंग, ध्यान से देखिएगा, आफ्टर एग्जामिनिंग मटेरियल प्लेस बाय द अप्लीकेंट्स और ऑब्टेन बाय अथॉरिटी। चलिए, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी सामने है, मैंने अपना मटेरियल दिया, भाई मेरी बुक्स क्यों एजुकेशनल बुक्स में क्लासीफाई होनी चाहिए, कंपोजिट सप्लाई में नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने मटेरियल फैक्ट्स प्रोड्यूस किए, मैंने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, दो बेंच बैठे हैं सामने, मैं अपना फैक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ कि सर मेरे बुक्स पे एमआरपी होती है, एमआरपी और सेम बुक्स मार्केट में अवेलेबल है फॉर सेल, ये सेल होता है मेरे वेबसाइट से या बुक सेंटर से। इन शॉर्ट, मैं जो स्टूडेंट को दे रहा हूँ क्लास के साथ, वो स्टूडेंट्स को ऑप्शन होता है कि बुक्स ले या ना ले। ओके, प्रेजेंट कर रहा हूँ फैक्ट्स जो भी है, वो ऑप्शन होता है, एमआरपी है, मार्केट में अवेलेबल है, सेलेबल है, तो स्टूडेंट इसको खरीदते हैं, वो कोर्स के साथ खरीदते हैं। इसलिए जहाँ तक देखा जाए, अगर मेरे बुक पे एमआरपी है और मैं मार्केट में सेलेबल है, तो ये बुक्स कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, तो इट शुड नॉट बी अ कंपोजिट सप्लाई, इट इज़ अ सेपरेट सप्लाई। ओके, अगर ये सेपरेट सप्लाई है तो बुक्स पे जीएसटी नहीं आना चाहिए। मैंने अपने मटेरियल फैक्ट्स सारे प्रोड्यूस किए, जो जो जहाँ जहाँ मैं सेल करता हूँ, जो जो बुक सेंटर पे सेल करता हूँ, उनके ओके लेटर्स मेल भी मैंने प्रोड्यूस किए, एफिडेविट्स भी प्रोड्यूस किए। ओके ओके, और ये और मेरी जुडिक्शनल अथॉरिटी जो होती है, हाँ, अब मेरे पुणे में मैं जिसके जुडिक्शन में आता हूँ, उनको भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इन्फॉर्म करती है कि भाई तुम्हारे जुडिक्शन से केस आया एडवांस रूलिंग का एक, वो रूलिंग चाहता है, और वो रूलिंग वो चाहता है कि भाई बुक्स एजुकेशनल बुक्स में आ रही है और इस पे जीएसटी नहीं आना चाहिए, इस पे आप भी रिपोर्ट दो। हाँ, वो रिपोर्ट मंगवाते हैं, किससे मंगवाते हैं, तो वो रिपोर्ट मेरे जो जुडिक्शनल ऑफिसर होगा उनको एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का लेटर जाता है, और वो लेटर जाने के बाद वो मेरे जुडिक्शनल ऑफिसर से भी रिपोर्ट मंगवाते हैं कि आपके एरिया का एक वी स्मार्ट अकेडमी है जिनका एडवांस रूलिंग आया है, इस पर आपका क्या रिपोर्ट है वो भी दो। तो नाउ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, और फिर बाद में एडवांस रूलिंग आएगी। एडवांस रूलिंग आएगी, वो इन राइटिंग रहेगी, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लीकेशन। आई रिपीट, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लीकेशन, 90 दिन के अंदर किसी भी हालत में एडवांस रूलिंग आ जाएगी। ठीक है, और ये एडवांस रूलिंग समझ लो, एक पहला केस लेते हैं, मेरे फेवर में आ गए और ऑर्डर दे दिया गया कि यस इट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, एमआरपी इज प्रेजेंटेड आल्सो अवेलेबल इन द शॉप फॉर सेल, देयरफॉर इट इज अ सेपरेट सप्लाई, बुक्स पे जीएसटी नहीं आएगा। अरे वाह, मैं तो खुश हो गया, यस मजा आ गया, ओके खुश हो गया, एडवांस रूलिंग का ऑर्डर मेरे अगेंस्ट में आ गया। अब ऑफिसर मुझे टच भी नहीं कर सकता, अगर ऑफिसर एग्री नहीं है तो वो अपील में जाएगा, आगे आगे अपील में जाएगा, लेकिन मुझे टच भी नहीं कर सकता। तो ठीक है, तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो है यहाँ पे ओके आगे मेरे फेवर में आ गई, दूसरा केस मेरे फेवर में नहीं आई। चलो पहला केस ले लेते हैं कि मेरे फेवर में एडवांस रूलिंग आ गई। ठीक है, उसकी एक कॉपी मेरे जुडिक्शनल ऑफिसर को दे दी जाएगी, मतलब मेरे जुडिक्शनल ऑफिसर को दे दिया जाएगा कि हमने रूलिंग दे दी, इसके बुक्स पे जीएसटी नहीं लगेगा। भाई मेरा जुडिक्शनल ऑफिसर मुझे टच भी नहीं कर पाएगा। अब हाँ, उसको जानना है तो आगे अपील में जाना पड़ेगा, और एडवांस रूलिंग के अपील के लिए स्पेशल अथॉरिटी है AAAR, उसको वहां जाना पड़ेगा। और दूसरी कॉपी, एक कॉपी ऑर्डर की मेरे पास आ जाएगी, मैं तो ऑर्डर संभाल के रखूंगा। एक ऑडियो अप्लीकेंट को आ जाएगी, मैं तो ऑर्डर संभाल के रखूंगा भाई, ओके मेरे फेवर में ऑर्डर आया है। और तीसरा जो नोडल ऑफिसर है उसको भी एक कॉपी चली जाएगी। तो ये एडवांस रूलिंग की कॉपीज तीनों जगह 3 कॉपीज बांटी जाती है, एक मेरा पुणे का जुडिक्शनल ऑफिसर, दूसरा एक कॉपी मेरे को, और एक कॉपी जो है मेरा ओके इस रूलिंग में बैठाया गया नोडल ऑफिसर, ये जो सारे रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा था। यहाँ तक समझा क्या बेटा? यहाँ तक समझा होगा तो 1 टाइप करो, यहाँ तक समझा होगा तो 1 टाइप करो। अब देखो आगे क्या करें। अब मेरे फेवर में आया, मेरे फेवर में आएगा तो मैं तो अपील में नहीं जाऊंगा, पर इसका अपील क्या ऑफिसर फाइल कर सकता है? हाँ, इसका अपील कंसर्न ऑफिसर यानी नोडल ऑफिसर या मेरा जुडिक्शनल ऑफिसर इसका अपील फाइल कर सकता है। कहाँ फाइल कर सकता है? सेकंड अथॉरिटी के पास, और वो अथॉरिटी है अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट में नहीं जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, इसकी अपीलेबल अथॉरिटी यही है, ओके AAAR, इसके पास ही जाएगा, इसके पास ही जाएगा। और ये जो है
ऑफिसर फाइल करेगा, आइदर नोडल ऑफिसर या जुडिशनल ऑफिसर आगे अपील फाइल करेगा सेक्शन 100 में। या फिर ट्रिपल एआर के पास कैसे जाता है, क्योंकि दो मेंबर बेंच ही होते हैं। अब इसमें एक मेंबर का मानना है कि ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, दूसरे मेंबर का मानना है कि ये कंपोजिट सप्लाई है। तो ऐसे केस में डिफरेंस इन ओपिनियन है, भाई साहब दोनों लड़ बैठे, मेरे केस में तो दोनों लड़ बैठे, तो अब तो ये मुश्किल हो गई। तो मेरे केस में दोनों लड़ बैठे तो डिफरेंस इन ओपिनियन आ गया, डिफरेंस इन ओपिनियन आ गया तो वो दोनों केस रेफर कर देंगे ट्रिपल एआर पर, भाई हम दोनों लड़ बैठे, आप ट्रिपल एआर के पास केस जाना चाहिए। तो ट्रिपल एआर पिक्चर में कब आता है? ट्रिपल एआर पिक्चर में तीन केस में आता है, पहली केस इनका डिफरेंस इन ओपिनियन होगा तो केस वो रेफर कर देंगे ट्रिपल एआर के पास, या दूसरा केस अपीलेंट के फेवर में है तो डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा, और अगर केस डिपार्टमेंट के फेवर में गया तो अपीलेंट अपील फाइल करेगा, तो अपीलेंट भी अपील फाइल करेगा। फॉर्म हो गए ARA 02 और यहाँ पे ARA 03। अब जब अपीलेंट अपील फाइल करेगा तो 30 डेज प्लस एक्सटेंशन 30 डेज में अपील फाइल करनी पड़ेगी और फिर से फीस 10,000 रुपये देनी पड़ेगी। और डिपार्टमेंट फाइल करेगा तो 30 डेज और 30 डेज एक्सटेंशन रहेगा, और वहां पे डिपार्टमेंट को कोई फीस नहीं, वाह हमारे से फीस लेंगे 10,000 रुपये, डिपार्टमेंट से नहीं लेंगे, वाह अरे वाह गवर्नमेंट। ओके, तो अब ऐसे केस में केस जाएगी ट्रिपल एआर के पास, और ट्रिपल एआर के पास जाएगी सेक्शन 99 में। तो ट्रिपल एआर कैसे बनाया जाएगा? ट्रिपल एआर सेक्शन 99 में बनाया जाएगा। चलो दोनों सेक्शन बुक में से हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, बुक में से हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हाँ सेक्शन 99, साथ में ले लिया मैंने। हाँ यहाँ अंडरलाइन कर दो 5 नंबर के पॉइंट पे, डिफरेंस इन ओपिनियन होगा तो ट्रिपल एआर के पास केस जाएगी। एडवांस रूलिंग 90 डेज में फाइनल करना पड़ेगा, इसको अंडरलाइन करो। और उसकी कॉपी यहाँ पे अप्लीकेंट कंसर्न ऑफिसर और जुडिशनल ऑफिसर के पास जाएगी, अंडरलाइन कर दो इसको। ये आपको पढ़ने से समझ आएगा, अदरवाइज चार्ट ही पढ़ लेना हो जाएगा आपका। ओके, अब ट्रिपल एआर के पास अपील कौन फाइल करेगा? 3 लोग फाइल कर सकते हैं, एग्रीड अप्लीकेंट, कंसर्न ऑफिसर या जुडिशनल ऑफिसर। ओके, ये 3 लोग अपील फाइल कर सकते हैं। कैन फाइल अपील विथ ट्रिपल एआर, 30 डेज में फाइल करना पड़ेगा, एक्सटेंशन 30 डेज रहेगा। अगर अप्लीकेंट फाइल कर रहा है तो फीस रहेगी 10,000 रुपये। ओके, पर कंसर्न ऑफिसर फाइल कर रहा है तो वहाँ पे फीस नहीं रहेगी। चलिए यहाँ तक तो हमने देखा, सेक्शन 100 तक हो गया हमारा, यहाँ पे सेक्शन 100 तक हो गया। चलो आ जाओ आगे। अब अपील आ गई ट्रिपल एआर के पास, यहाँ क्या क्या हो सकता है? ट्रिपल एआर के पास अपील आ गई, समझ लो एक तो इनमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आ गया, ये ऑर्डर दे रहे हैं, पहले ऑर्डर दे रहे हैं, देख लेते हैं। ओके, आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सेक्शन 101 में वो ऑर्डर दे देंगे, ऑर्डर ऑफ एडवांस रूलिंग। ओके, एज ट्रिपल एआर थिंक फिट, जो उनको ठीक लगेगा वो ऑर्डर दे देंगे। वो ऑर्डर यहाँ पे विद इन 90 डेज देंगे फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग अपील। ऑर्डर क्या देंगे? आइदर ओरिजिनल ऑर्डर एआर का कंफर्म कर देंगे, वो कहेंगे कि ओरिजिनल एआर ने जो ऑर्डर दिया, जो भी दिया होगा कंफर्म, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, या उसको मॉडिफाई करके दे देंगे। मॉडिफाई मतलब चेंज करके दे देंगे, कहेंगे कि भाई ये नहीं कंपोजिट सप्लाई है, ओके डबल एआर का गलती हुआ है, ये कंपोजिट सप्लाई है, तो ये कंपोजिट सप्लाई होगा और पूरे इस पे जीएसटी आएगा, एक्चुअल कंपोजिट सप्लाई, ओके, और जीएसटी आएगा। और ये कॉपी 4 लोगों को देंगे, अप्लीकेंट, कंसर्न ऑफिसर, जुडिशनल ऑफिसर और डबल एआर को भी देंगे। तो वो क्या करेंगे, वो जब अपनी ऑर्डर 90 डेज में देंगे एज इट थिंक फिट, ओरिजिनल ऑर्डर को यहाँ पे, ओके, ओरिजिनल ऑर्डर को यहाँ पे आइदर कंफर्म करेंगे या उसको मॉडिफाई करेंगे। अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, ये एडवांस रूलिंग उसी स्टेट में लागू होती है जिस स्टेट में दी गई। तो रूलिंग गिवन बाय एआर और ट्रिपल एआर विल बी एप्लीकेबल ओनली विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ कंसर्न स्टेट और यूटी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, या फिर सर अगर इनमें डिफरेंस इन ओपिनियन रहा तो, इनमें डिफरेंस इन ओपिनियन रहा तो कैन नॉट बी प्रोसीडेड फर्दर, इट शैल बी डीम्ड दैट नो एडवांस रूलिंग कैन बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ गिवन क्वेश्चन। मतलब अब ये समझा जाएगा कि अब इसके आगे नहीं जाएगी केस, ये समझा जाएगा कि आपके मैटर पे एडवांस रूलिंग नहीं मिल सकती, आपके मैटर पे एडवांस रूलिंग नहीं मिल सकती, ये समझा जाएगा। तो ये देखा हमने सेक्शन 101। अगर आप नोट्स में आओगे तो नोट्स में यहाँ पे देखो सेक्शन 101, ट्रिपल एआर ऑर्डर देगा, ओके, अपील अगेंस्ट, आपको उसके पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा,
आपके ऑर्डर को कंफर्म करेगा या मॉडिफाई करेगा, ऑर्डर को कंफर्मिंग और मॉडिफाइंग द ओरिजिनल ऑर्डर। 90 डेज में देखा, अगर डिफर इन ओपिनियन होगा तो ऐसा समझ लो कि अब आपका एडवांस रूलिंग कैन नॉट बी इशूड, अब नहीं मिल सकती है। कॉपी उसकी 4 लोगों को जाएगी, अप्लीकेंट, कंसर्न ऑफिसर, जुडिशनल ऑफिसर, ट्रिपल AR को उसकी कॉपी चले जाएगी। मेरे साथ अंडरलाइन करना भाई साहब, पढ़ाया मैंने, ओके पढ़ाया, अंडरलाइन करना ही है। ओके, ये तो था सेक्शन 1021 में ऑर्डर। अब चार्ट में आ जाते, चार्ट इतने बढ़िया बना के रखे ना मैंने, आप सच में, ठीक है यहाँ पे अब थेरी पढ़ते हो तो थोड़ा ऐसा बर्डन आता है, लेकिन चार्ट पढ़ोगे तो आप मुझे याद करोगे, याद। ओके चलिए, अब आ जाते हैं कुछ नीचे के सेक्शन पे। एडवांस रूलिंग की प्रोसेस तो कंप्लीट होगी हमारी। अब नीचे के सेक्शन पे आ जाते हैं, सेक्शन 102। मैं डायरेक्ट यहाँ से पढ़ा रहा हूँ चार्ट से, इसलिए सेक्शन अब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके मेन पॉइंट्स मैं डायरेक्ट सेक्शन के कवर कर रहा हूँ, इसलिए इसके आगे के सेक्शन जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग, रेक्टिफाई एनी एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। डबल AR या ट्रिपल AR ये जो रूलिंग देता है उसमें अगर गलती हुई तो ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटी उसको रेक्टिफाई कर सकती है, पर रेक्टिफाई वही कर सकता है जो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, इंटरेस्ट रेट 18% का जगह 81 हो जाता है, ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। कभी कभी कोई एक्टिविटी इट्स नॉट अ सप्लाई, नॉट वर्ड टाइप ही नहीं हुआ, टाइपोलॉजिकल मिस्टेक हुई, अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है जो इजीली आइडेंटिफाई हो सकती है, यार गलती से हुआ है, तो वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, एरर नोटिस बाय ओन और कंसर्न ऑफिसर और जुडिशनल ऑफिसर और एप्लीकेंट, मतलब उनको ये एरर कोई भी बता सकता है। ओके, चारों में से कोई भी बता सकता है। रेक्टिफिकेशन इज अलाउड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। इफ टैक्स एनहांस और ITC रिड्यूस ऑन रेक्टिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। पर ख्याल रहे, वो अपनी ऑर्डर बदल नहीं सकते, एक बार जो दे दिया सो दे दिया। हाँ, रेक्टिफाई कर सकते सिर्फ उतना ही पार्ट जितना अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, पर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अपनी ऑर्डर बदल नहीं सकती। ओके हाँ, उनके रेक्टिफिकेशन से टैक्स बढ़ता है या ITC रिड्यूस होता है, तो वो जो भी अमाउंट बढ़ा उसके पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। ओके, so thank you beta, your chart is so summarized, so organized, just looking like a wow, thank you thank you so much, अच्छा लगता है। now उसके बाद में applicability of advanced ruling, very very important, very important। applicability of advanced ruling by double AR or triple AR is binding on the applicant who had sought it, very important, and concerned officer or jurisdictional officer। पहली बात तो ये एडवांस रूलिंग उसको ही बाइंडिंग है जिसने एडवांस रूलिंग लिया। समझ लो वी स्मार्ट को एडवांस रूलिंग मिल गई, और मिल गई पॉजिटिव वे में कि भाई ये बुक्स जो है ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा, समझ लो ऐसे एडवांस रूलिंग मिल गई। वाह, ओके मजा आ गया, वाह। ओके, मतलब अब मैं इसके ऊपर GST नहीं लगाऊंगा, मेरे पास ऑर्डर आ गई एडवांस रूलिंग की, GST नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ 7,000 पे GST लगाऊंगा। मेरा देख के अदर एकेडमी, अरे यार वी स्मार्ट को ऑर्डर मिली है, अदर एकेडमी में शुरू हो गया, वो भी बुक्स पे नहीं लगा रहे। ऑफिसर वी स्मार्ट को तो हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे पास ऑर्डर है। क्या ऑफिसर अदर लोगों पे एक्शन ले सकता है क्या? यस यस यस, ऑफिसर अदर लोगों को एक्शन ले सकता है, क्योंकि ये रूलिंग उसको ही बाइंडिंग है जिसने लिया, वो सॉट इट, उसको ही बाइंडिंग है, और ऑफिसर को भी बाइंडिंग रहेगी। ओके, जिसने रूलिंग नहीं लिया उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है। भाई समझा क्या? समझा होगा तो 103 टाइप करो। ऑर्डर इन ऑपरेशन इफ लॉ, फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस सपोर्टिंग द ओरिजिनल AR हैज बीन चेंज। हाँ, ऑर्डर इज इनऑपरेटिव। हाँ, अब ये ऑर्डर इनऑपरेटिव हो सकती है अगर सेक्शन ही बदल जाए, लॉ ही बदल जाए, या कोर्ट का डिसीजन आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाए कि भाई नहीं इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया या सेक्शन बदल गया, ओके यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया, रूल्स आ गया, तो फिर ये एडवांस रूलिंग इनऑपरेटिव हो जाती है अगर लॉ बदल गए, फैक्ट्स बदल गए तो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है 1-2 मार्क का इसके ऊपर। उसके बाद में एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस। AR is void ab initio if it is obtained by fraud or suppression of material facts or misrepresentation of facts। अब देखो एडवांस रूलिंग का जब डिस्कशन चल रहा था और मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उन्होंने पूछा चलो ठीक है, आपने बुक्स पे MRP लिखे, हाँ सर मैं MRP लिखता हूँ, ये रहे सारे एफिडेविट्स जिस जगह से मैं सेल करता हूँ, या उनके लेटर्स जहाँ जहाँ से मैं सेल करता हूँ, बहुत सारे बुक सेल से सेल करता हूँ, ये MRP लिखी हुई है, सब कुछ है, मैं इसको बेचता हूँ, इसलिए ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट सप्लाई है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया एडवांस रूलिंग में, मुझे ये बताओ कि जब स्टूडेंट ये लेते हैं तो क्या उनको ऑप्शन मिलता है क्या? अगर वो चाहे नहीं लेना चाहे, ये बुक्स नहीं लेना चाहे, तो क्या आप ऑप्शन देते हो क्या? मैंने यहाँ फैक्ट्स मैनिपुलेट कर दिए, सप्रेस कर दिए या मिसस्टेट कर दिए, हाँ सर हम स्टूडेंट को ऑप्शन देते हैं कि वो बुक्स ना ले, वो सिर्फ कोर्स ले, बुक्स ना ले। ओके, तो
उसने पूछा कंफर्म, हाँ सर मैं आपको ये कि भाई मैंने स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ स्टूडेंट को ऑप्शन देता है। मैंने फैक्ट्स मिस रिप्रेजेंट कर दिए, मटेरियल फैक्ट्स, जबकि मैं स्टूडेंट को ऑप्शन देता नहीं हूँ, पर मटेरियल फैक्ट्स मिस रिप्रेजेंट कर दिए। फिर मुझे एडवांस रूलिंग मिल गई कि ओके ओके आप स्टूडेंट को कंपलसरी नहीं करते हो तो फिर ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, इंडिपेंडेंट सप्लाई, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ले ली मैंने ऑर्डर, खुश हो गया मैं। बाद में मेरा जो जुडिक्शनल ऑफिसर था वो मेरे पीछे लगा हुआ था कि यार नहीं, वी स्मार्ट ने गलत ऑर्डर लिया। फिर उसने इंक्वायरी चालू कर दिया, वो मेरे क्लास के सामने आके खड़ा हो गया। ओके स्टूडेंट को स्टेटमेंट ले रहा है कि क्या, फिर मैं ऐड कैसे कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट कह रहे नहीं नहीं नहीं, बुक्स के बिना तो हम क्लास ही नहीं लगाते। हाँ ऐसा, ठीक है। और उसने अपनी रिपोर्ट बनाई और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को भेजी, और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को भेजा, या एडवांस रूलिंग को कहीं से पता चला कि जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए एडवांस रूलिंग में वो सब गलत किए, तो एडवांस रूलिंग का ऑर्डर जो वी स्मार्ट को मिली वो वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। आई होप आपको समझा होगा तो 104 टाइप करो प्लीज। ऑल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स आर एप्लीकेबल एज इफ एआर हैज नॉट नेवर बीन गिवन एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज रिक्वायर्ड। ये भी मैंने समराइज करके यहाँ दे दिया आपको, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। पावर ऑफ अथॉरिटी ऑफ अपीलेट, पावर ऑफ अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी, डबल AR और ट्रिपल AR हैज ऑल पावर ऑफ सिविल कोड अंडर सिविल प्रोसीजर 1908। सिविल कोड जैसी ही पावर होती है इनके पास। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, एग्जामिनेशन हिम ऑन ओथ, issuing commission, compelling the books of account, other records to be produced, and every proceeding before AR triple AR shall be deemed to be a judicial proceeding. चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोसीजर ऑफ ऑथोरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी, ऑथोरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड हैव अ पावर टू रेगुलेट ओन प्रोसीजर। ये एक पेज में पूरा चैप्टर इज ओवर, एवरीथिंग इज कवर्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो बस 2 इस पे आएंगे या 3 इस पे आएंगे। दिस ओके हाईलाइट कर दो, कौन से मैटर पे एडवांस रूलिंग ले सकते हो। रेक्टिफिकेशन 102, 103, 104, दैट्स ऑल। ये 4 सेक्शन के बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक ये वाला पार्ट कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इज अप्लीकेबल ओनली इन दैट स्टेट, बस खत्म। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तभी मैंने बहुत अच्छा अरेंज करके दिया है पूरा चैप्टर। ओके आप पूरा चैप्टर इस पढ़ सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड एडवांस रूलिंग। समझा कि नहीं समझा, जोर से बोलो यस और नो। चलिए दोस्तों, तो हमने देख लिया यहाँ पे आज 3 टॉपिक्स हमने खत्म कर दिए, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स आपने कुछ नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट क्वेश्चन लो। ये 3 टॉपिक के एग्जाम में आए हुए आरटीपी के और स्टडी मैट के क्वेश्चंस खत्म करो, एनफ। और दोस्तों आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, और यहाँ पे लाइक्स और कमेंट दीजिएगा। डन, थैंक यू सो मच।